सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड द टुडेस वन शॉट दैट वी आर कवरिंग इज क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। पहले जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। ये जो 600 बीसी से लेके 600 सी का पीरियड है, इन हजार सालों के पीरियड को हिस्ट्री में कहा गया है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। ग्लोबली भी इस पूरे हजार सालों के पीरियड को हम लोग अर्ली हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इट ब्रॉट। जिस तरीके के फंडामेंटल चेंजेस इस 600 बीसी से शुरू होते हैं, उसके कारण इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया। तो इस पूरे हजार सालों के पीरियड में इंडिया में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, महाजनपद से लेके मॉडर्न एम्पायर से लेके चोला, सतवाहना, शक, फिर आपके गुप्ता अम्पायर हो गया, कुषाण अम्पायर हो गया, इन सब को हम लोग देखेंगे। आखिर में जो सामंतवादी प्रथा थी उसका भी थोड़ा सा झलक लेंगे। एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ट्रेड हो गया, हमारा एग्रीकल्चर हो गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किस तरीके से सोशल डिफरेंसेस इमर्ज हुए थे उसको देखेंगे, फिर इंस्क्रिप्शंस की कहानी को देखें। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है एंड आपको फैक्ट्स को रटना पड़ता है, चीज़ों को घसीटना पड़ता है, आई विल बी मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर यू। आप मुझे केवल और केवल अपने लाइफ के 10 से 15 मिनट दीजिए एंड आई विल बी चेंजिंग थिंग्स फॉर यू। अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं @blade_learner करके हमारी आईडी है। इसके अलावा जो भी यूज़फुल लिंक्स है वो सारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है। आप वहाँ पे जाके उन सब प्लेलिस्ट को या जो टेलीग्राम का ग्रुप है उन वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। कमिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के शुरू करेंगे कि आखिर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन से अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में पहुंचते कैसे, इसके बीच क्या-क्या हुआ, एक छोटे से टाइमलाइन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इन द फर्स्ट वी हैव अ टाइमलाइन फ्रॉम हड़प्पा टू महाजनपद। ठीक है? जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है उसका सबसे पहला पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही है महाजनपदों का उदय। तो हड़प्पा का डिक्लाइन शुरू हो जाता है 1900 बीसी से। 1900 से 1500 बीसी, इन 400 सालों में धीरे-धीरे एक-एक करके हड़प्पन फेज़ की जितनी भी ऐसी नायाब चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। सारे हड़प्पन एलिमेंट्स हमें खत्म हुए मिलते हैं। उसके बाद उसी इलाके में 1500 बीसी से शुरू होता है एक नए सिविलाइजेशन का प्रमाण, दैट इज वैदिक एज। तो उस वैदिक एज को हमने दो फेज में बांट दिया है। 1500 से 1000 बीसी के बीच जो वैदिक पीरियड था उसको हम लोग कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, और इसको कहा जाता है ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज इसलिए कहा जाता है कि जो वो पहले 500 साल थे उसमें ऋग्वेद को कंपोज किया गया। उसके बाद जो आखिरी के 400-500 साल है उसमें बाकी के 3 वेदों को कंपोज किया गया। उनको हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। चाहे वो लेटर वैदिक पीरियड हो या अर्ली वैदिक पीरियड हो, इन दोनों में एक कॉमन चीज़ ये थी कि दोनों ही रूरल सभ्यता थी। जैसे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखोगे तो टेक्नोलॉजिकली दे वर वेरी एडवांस, उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, उनके पास शहर थे। ऐसी चीज़ें आपको वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलती है। हालाँकि अगर इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर होता तो और भी मज़ा आता पढ़ने में। बट इस तरीके से उसके बाद के हज़ार साल गुज़रे हैं। पहला अर्ली वैदिक पीरियड एंड दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे एक फैक्ट मैं ये भी बता दूँ कि वैदिक पीरियड में ही हमें घोड़ों का प्रमाण मिलता है, फिर यहीं से आयरन का इस्तेमाल शुरू होगा, आयरन के हथियार बनाए जाने शुरू होंगे। हड़प्पन फेज़ में तो हमने देखा था कि आयरन अवेलेबल था ही नहीं। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं 600 बीसी, हमारा अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, जिसकी शुरुआत होती है महाजनपद के एरा से। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सबसे पहले महाजनपद के बारे में, फिर मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, बीच में मगध महाजनपद के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड पोस्ट मौर्य एम्पायर जो सतवाहन थे, जो कुषाण थे, जो गुप्ताज थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास एक सबसे अहम सोर्स है, दैट इज इंस्क्रिप्शन। चाहे वो मौर्यन की हिस्ट्री की बात करें, गुप्ता की हिस्ट्री की बात करें, सातवाहनों की हिस्ट्री की बात करें, इन सब की हिस्ट्री के बारे में जितना अभी हमें पता है वो शायद पता ना होता अगर हमें इनके एरा के इंस्क्रिप्शंस ना मिले हों। सो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस में क्या रिकॉर्ड किए जाते थे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब को समझेंगे। उससे पहले हम आपका एक टेस्ट लेना चाहते हैं, जिसमें कि मैं 2 एमसीक्यू आपके सामने रखता हूँ चैप्टर 1 से रिलेटेड। आपको बताना है कि सही जवाब क्या है, कमेंट बॉक्स। Which of the following structure was not part of the citadel of मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो के citadel का इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पार्ट नहीं था? वेयर हाउस, ग्रेट बाथ, मार्केट स्क्वायर या नन ऑफ द एबव? दूसरा एमसीक्यू, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बरियल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? उनके दफनाने की प्रणाली से रिलेटेड कौन सा कथन सही है कि पत्नी और जो पति थे उनको साथ में दफनाया जाता था? हड़प्पन ग्रेव्स में कभी कभी हमें कॉपर मिरर के भी अवशेष मिले हैं। ज्वेलरी हमें केवल और केवल महिलाओं के ग्रेव से मिलती है, या नन ऑफ दी अबव? अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, देन योर ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो सही जवाब है उनकी मैं एक लिस्ट तैयार करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से फिर मिलाइएगा। चलते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानना शुरू करते हैं, जो कि इस चैप्टर का हमारा आधार होने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंत में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इंस्क्रिप्शंस को डिसाफर किया गया। हालांकि दिक्कतें आती है, साइंटिफिक चीज़ें तो हमें देखनी ज़रूरी है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने आर्टिफैक्ट्स के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो भी पता है वो उनके आर्टिफैक्ट से पता है, चाहे वो पॉटरी हो गए, चाहे वो उनके सीन हो गए,
या उनकी इमारतें हो गए, तो इन सब को हम लोग कैसे कंक्लूड करते हैं, कैसे समराइज़ करते हैं, इसे हमने लास्ट में पढ़ा था, ऐसे इस चैप्टर में भी कैसे इंस्क्रिप्शन डिसाइफर करते हैं, उसकी क्या-क्या लिमिटेशंस है, उन सबको देखेंगे। सो व्हाट आर इंस्क्रिप्शन, सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है। इंस्क्रिप्शंस एक लिखाई होती है, जो किसी हार्ड सरफेस पे की जाती है। चाहे वो स्टोन हो गया, चाहे वो मेटल हो गया, चाहे वो पॉटरी हो गया। हार्ड सरफेस मीन्स इसमें कोई कागज़ नहीं आएगा, कोई भी पत्ता वगैरह नहीं आएगा, ठीक है? अगर कॉपर प्लेट्स वगैरह है, तो वो आ सकते हैं, आयरन प्लेट्स वगैरह आ सकते हैं, बट जो नॉर्मल पत्ते पे, खाल पे या कागज़ों पे लिखाई होती है, वो इंस्क्रिप्शंस की कैटेगरी में नहीं आएगी। इंस्क्रिप्शंस जो हैं, वो इसलिए भी लिखे जाते थे क्योंकि उस ज़माने में जब ये इंस्क्रिप्शंस लिखे जा रहे हैं, कागज़ों का उतना चलन नहीं था, पहला कारण। और दूसरा कारण, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मेटल के बने होते हैं, स्टोन के बने होते हैं, तो वो ज़्यादा दिनों तक टिकेंगे। अगर कागज़ पे आप कुछ लिखते हो, तो वो तो अगर 10 दिन ज़मीन के अंदर धँसी रह जाए, तब तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये स्टोन, मेटल, पॉटरी वगैरह बचे रहते हैं। जो शुरुआत के हमें स्क्रिप्चर्स मिले, मोस्टली वे रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। अगर यहाँ पे 1 डेढ़ मिनट हम लोग समय लेंगे, तो मैं आपको प्राकृत लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज़ बेसिकली दिस लैंग्वेज? देखो, एंशिएंट इंडिया में 3-4 लैंग्वेज बहुत पॉपुलर थे। एक संस्कृत, एक पाली और एक तमिल। साउथ इंडिया में तमिल बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत डोमिनेंट थी। उसके अलावा जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस थे ना, जो समय के साथ खत्म हो गए, पता नहीं कैसे थे। उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया प्राकृत करके। इन सबको एक कैटेगरी में ग्रुप करके प्राकृत कह के रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राकृत होगी, एक रीजनल लैंग्वेज जो कन्नौज में ही बोली जाती है, उसकी अपनी एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, वो कन्नौज की प्राकृत मानी जाएगी। ऐसे एक नॉर्थ वेस्ट में लैंग्वेज थी जो 200-300 सालों तक बोली थी, उसके बाद वो खत्म हो गई। वो नॉर्थ वेस्ट की उस ज़माने की प्राकृत होगी। उस ज़माने में जो ऑर्डिनरी लोग बोलते थे, वो प्राकृत होगी। अब ऑर्डिनरी लोग अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे बिहार में ही देखोगे तो मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, ठीक है? खड़ी बोली जो हरियाणवी, वो भी बोली जाती है। तो इस तरीके से प्राकृत मतलब उस ज़माने के ऐसे लैंग्वेजेस जो ऑर्डिनरी लोग बोला करते थे। एंड दैट इज़ नॉट अ सिंगल लैंग्वेज, इसमें ग्रुप ऑफ लैंग्वेज हो। क्योंकि इसमें रीजनल वेरिएशंस हैं। जैसे कन्नौज की जो प्रकृति है, वो अलग होगी बंगाल की प्रकृति से, वो अलग होगी पेशावर की प्रकृति से, और इसी तरीके से उनके स्क्रिप्ट भी अलग होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि सारे जो अशोका के स्क्रिप्शंस हैं वो प्रकृति में मिले हैं, मान लेते हैं ऐसा, मोस्टली प्रकृति में, सारे प्रकृति में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारों की स्क्रिप्ट एक ही है। मोस्टली जो प्रकृत लैंग्वेज थे, उनकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी होती थी। लेकिन इसके अलावा दूसरे भी प्रकृत लैंग्वेज होगी जिनकी अदर-अदर स्क्रिप्ट होगी, ठीक है? तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हमें पेशावर में मिले हैं, वो पेशावर की प्रकृति में लिखे होंगे। जो साउथ इंडिया में मिले हैं, वो साउथ इंडिया की प्रकृति में लिखे होंगे। जो बंगाल में मिले हैं, वो वहाँ की प्रकृति में लिखेगा, ठीक है? तो प्रकृत मतलब ऐसी लैंग्वेज जो ऑर्डिनरी लोग बोलते थे। ये ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो 200-300 सालों के बाद विलुप्त हो गए, और मेन लैंग्वेज चली आ रही है तभी से। जैसे संस्कृत हो गया, चली आ रही है, तमिल चली आ रही है, पाली भी बहुत दिनों तक टिकी। जैसे आज के ज़माने की हिस्ट्री की बात करें तो हिंदी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। नॉर्थ इंडिया में तो मोस्टली हिंदी चलती है, बंगाली ईस्ट में बहुत चलती है, मराठियों ने अपना कल्चर बचा के रखा है। साउथ इंडिया में अभी भी जो द्रविडियन लैंग्वेज है वो चल रही है। तो आज से हज़ार सालों बाद जब इस ज़माने की हिस्ट्री को फिगर आउट किया जाएगा, तो यहाँ के कुछ 4-5 लैंग्वेज आपके प्राइमरी माने जाएँगे, और फिर उसके अलावा जितने भी छोटे-छोटे लैंग्वेज थे, उनकी हो सकता है कि वो विलुप्त हो गए हों। अनफॉर्च्यूनेटली हो सकता है कि मैथिली विलुप्त हो जाए, हो सकता है गुरुमुखी लैंग्वेज विलुप्त हो जाए, तो ये सब प्रकृत की कैटेगरी में डाल दी जाए, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली द कैटेगराइज़ेशन, किस तरीके से प्रकृत लैंग्वेज क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। गौर करने की चीज़ ये है, ऑर्डिनरी लोग हमेशा प्रकृत बोलते थे क्योंकि संस्कृत, इवन पाली भी लोगों को पढ़ना-लिखना नहीं आता था, और तमिल बहुत डिफ़िकल्ट है। संस्कृत तो उस ज़माने में जो पुरानी संस्कृत है, एंशिएंट संस्कृत, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट मानी जाती है। इंस्क्रिप्शंस में क्या रिकॉर्ड होता था, तो इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो लोग रिकॉर्ड करवाते थे, वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। जैसे अशोका ने इंस्क्रिप्शन में धम्म के फिलॉसफी को शेयर किया है, बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट को शेयर किया। इसके अलावा अगर कहीं पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह में अगर आपको इंस्क्रिप्शन मिलता है, तो मोस्टली वो डोनेशन के इंस्क्रिप्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे कोई घंटा दान कर दिया या इस मंदिर की छत बनवा दी, तो मैं इंस्क्रिप्शन लगा दूँगा कि ये छत फलाने आदमी द्वारा फलाने तिथि को बनाई गई है। इसके अलावा अचीवमेंट्स भी लिखे जाते थे, एक्सप्लॉइट्स भी लिखे जाते थे। तो दीज़ ऑल थिंग्स वेयर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका इम्पोर्टेंस हमें अर्ली स्टोरी पीरियड के जितने भी हमने इस एम्पायर्स की हिस्ट्री को फिगर आउट करा है, उन सब में इंस्क्रिप्शन का बहुत अहम रोल रहा है। खास करके मौर्य एम्पायर की हिस्ट्री तो हमें शायद पता भी नहीं चलती इतनी, अगर हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते तो। 1830 के आसपास अशोका के इंस्क्रिप्शंस को फिगर आउट किया जाता है, और फिर उनको पढ़ना-लिखना शुरू किया गया, इनको डिसाफर करना शुरू किया गया। उसके बाद हमें पता चलता है कि ओके, मॉडर्न अखबार इतना बड़ा था, इसका गवर्नेंस इस तरीके से होता था, इतने-इतने इसके प्रोविंशियल सेंटर थे, ये कैपिटल थी, ठीक है। टेक्स्ट बुक से ज़्यादा हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन ने बताया। तो आप समझ सकते हैं, और इवन यही बात हमें गुप्ता अम्पायर के लिए लागू होती है, यही चीज़ सातवाहन अम्पायर पे लागू होती है, क्योंकि उस ज़माने में लिटरेचर उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। साउथ इंडियन लिटरेचर में हमसे बहुत आगे था। तो वहाँ के इंस्क्रिप्शंस भी मदद करते हैं, और वहाँ के लिटरेचर भी मदद करते हैं, वहाँ की हिस्ट्री को फिगर आउट करने। सो दिस इज़ बेसिकली द रोल ऑफ इंस्क्रिप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, महाजनपद की कहानी शुरू करते हैं।
हमारा पहला पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो होता है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में, दैट इज द राइज ऑफ महाजनपद। महाजनपद आखिर है क्या? सबसे पहले ये जानते हैं, व्हाट आर महाजनपद? Mahajanpad refers to the territorial kingdoms and early states that emerged in around 600 BC। 600 BC के आसपास जो छोटे छोटे किंगडम उभर के आते हैं, उसमें से ज़्यादातर किंगडम अगर आप देखोगे तो गैंगेटिक प्लेन्स में लोकेटेड है। ये जो इलाका आप देख रहे हो गैंगेटिक प्लेन्स का, इसमें ज़्यादातर किंगडम लोकेटेड है। एकमात्र किंगडम अश्वक साउथ इंडिया में लोकेटेड है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUT। ऐसे MCQ के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ इंडिया में जो महाजनपद लोकेटेड है वो कौन सा है। और इस चैप्टर में मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट MCQ निकल के आते हैं CUT के लिए, उनको भी मैं आपको बताता चलूँ, और बोर्ड के लिए जो ज़रूरी टॉपिक है जिससे सवाल आएंगे ही आएंगे, उनको भी मैं कवर करता चलूँ। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। इसके अलावा कुछ 2 महाजनपद आपके नॉर्थ वेस्ट के इलाके में पड़ते हैं, कंबोज एंड गांधार, तो बाकी सारे गैंगेटिक प्लेस। महाजनपद मीन्स टेरिटोरियल किंगडम्स, अर्ली स्टेट्स। आखिर ये अर्ली स्टेट्स आए कैसे? तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन होता है और वैदिक एज शुरू होता है, तो जो आर्यंस थे, कहते हैं कि आर्यंस आते हैं एंड वैदिक पीरियड शुरू होता है। मान लेते कोई भी था वैदिक पीरियड में, चाहे आर्यन थे या नॉन आर्यन थे, जो भी थे, इस विवाद को भी साइड रखते। तो वो जो लोग थे वो उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे जितने हड़प्पन्स थे। तो उनके पास चूंकि टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस थी, तो वो ग्रुप्स में रहते थे, इकट्ठे रहते थे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मैं आइसोलेटेड रह के उत्तराखंड से काम कर सकता हूँ। आपने असुर मूवी में देखा होगा कि वो जो विलन रहता है, वो उत्तराखंड के जंगल से काम कर रहा होता है अकेले। दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। पुराने ज़माने में पॉसिबल नहीं थी। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं होती आपके सामने, एडवांसमेंट नहीं आपने की होती है, तो आपको ग्रुप्स में रहना पड़ता है, क्योंकि आपको डर रहता है। तो ये लोग जो ग्रुप्स में रहते थे ना, जहाँ पे इन्होंने रहना शुरू किया, उसको कहा गया जनपद। जनपद मतलब जहाँ पे लोगों के पैर पड़ते हैं। जन मतलब लोग, पद मतलब पैर। तो एक जनपद मतलब एक ग्रुप। अब धीरे-धीरे क्या हुआ, एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेंस स्थापित की, फिर तीसरे के ऊपर, फिर चौथे के ऊपर। तो इस तरीके से एक जनपद ने 6, 7, 8 जनपदों को मिला के एक महाजनपद बनाया। इस तरीके से महाजनपदों का निर्माण हुआ। अब आप कहोगे कि सर डोमिनेंस आखिर हुआ कैसे? बिकॉज़ ऑफ कांस्टेंट वॉरफेयर। लगातार लड़ाइयाँ जो हैं वो होती रही एंड एक जनपद दूसरे जनपद को हराता है, फिर तीसरे को हराता है, चौथे को हराता है एंड अपने-अपने इलाके में अलग-अलग महाजनपद बनाए जाते हैं। और आखिर इतने वॉरफेयर होते क्यों थे? तो सबसे पहली चीज़ कि आयरन का इस्तेमाल 1000 BC के आसपास शुरू हो चुका। अब आयरन के इस्तेमाल होने से हथियार अब और ज़्यादा मारक बनाए जा सकते थे। कॉपर के जो वेपन्स होते थे, उनकी उतनी इंटेंसिटी नहीं होती थी जितने लोहे के हथियारों की होती है। तो अब लड़ाइयाँ बढ़ गई। उसके अलावा लोगों ने खेती बढ़ानी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होने लगा। तो अब क्या होगा, मैं अगर खेती कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं कभी-कभी आपके खेतों में भी खेती कर दूँ, आपकी ज़मीनों को भी अपना सिंध बना लूँ। तो फिर इसके लिए मेरी और आपकी लड़ाई होगी, हम दोनों में से कोई जीतेगा और एक-दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी अपनी कायम करेगा। सेम केस फॉर एनिमल रीडिंग, मेरे मवेशी, मेरे रेवड़ हो सकता है आपके इलाके में चरने लग जाए, और इसको लेके चूँकि हमारे पास तलवार है तो हम लोग लड़ाई करेंगे और फिर मेरी या आपकी एक-दूसरे के ऊपर डोमिनेंस स्थापित होगी एंड एक जनपद से दूसरे जनपद, तीसरे जनपद, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 8वें जनपदों को हरा के एक महाजनपद बनाया जाए। महाजनपद की सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आप इनके लोकेशंस को याद रखें हमेशा। इसमें से कुछ महाजनपद जैसे अवंती हो गया, ये यहाँ पे लोकेटेड है, ये फेमस है। मगध महाजनपद फेमस है, ये साउथ बिहार में लोकेटेड है। फिर वैशाली फेमस है, ये सेंट्रल बिहार या नॉर्थ बिहार में आप कह सकते हैं। इसका इलाका तो पूरा हालाँकि फैला हुआ था, नॉर्थ बिहार को भी आप बात कर दोगे तो भी चलेगा। नॉर्थ बिहार पूरा का पूरा वैशाली में आता था। नेपाल के भी बहुत सारे इलाके वैशाली में आते थे। फिर चूँकि गांधार और कम्बोज बाहर के हैं तो ये नहीं पूछे जा सकते, नहीं तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपसे अगर पूछ सकते हैं तो कुरु पूछ सकते हैं, कुरु इम्पोर्टेंट है, पांचाल इम्पोर्टेंट है और काशी पूछ सकते हैं। तो ये 4-5 जो है आप मैप में इनको लोकेट करना सीख जाएँ। मैप के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको क्या करना है जस्ट सर्च करना है। डे लर्नर क्लास 2 हिस्ट्री मैप, जो लेटेस्ट वीडियो है, पिछले साल शायद मैंने बनाई थी, वो हर साल के लिए वही एप्लीकेबल होगी। आप उसको देख लें, मैंने सारे जितने भी मैप वो बन सकते हैं हर एक चैप्टर के, उनको कवर किया हुआ है। तो दिस इज़ बेसिकली द महाजनपद। अब आगे बढ़ते हैं। महाजनपद आखिर थे कितने? जब हम लोग बात करते हैं इतने गैंगेटिक प्लेस में इतने महाजनपद थे, फिर नॉर्थ वेस्ट में इतने थे, तो अलग-अलग किताबों में अलग-अलग संख्या बताई गई और महाजनपदों का ज़िक्र बहुत किताबों में है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है, जैनिज़्म के टेक्स्ट में है, पुराणों में है, ठीक है, धर्मशास्त्रों में है। तो जो सबसे फ्रीक्वेंट नंबर हमें देखने को मिलता है दैट इज़ 16। 16 महाजनपदों का ज़िक्र बहुत जगहों पे है, कहीं पे 17 भी है, कहीं पे 18 भी है। और इन 16 महाजनपदों में से भी जो मैं जब महाजनपदों की लिस्ट जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसमें से हो सकता है 1-2 महाजनपद वो आपको जैन टेक्स्ट में अलग मिल जाए। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार। इसमें सबसे पहला है कंबोज, गांधार, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने राजधानी लगा दी है। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। अश्मक एकमात्र आपका साउथ इंडिया में महाजनपद है। फिर कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल जिसकी राजधानी है इछात्र, अभी-अभी मैंने इसको मार्क किया था। कौशल जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, काशी जिसकी राजधानी काशी ही है। वत्स, मल्ल ये भी 2 महाजनपद थे। उसके बाद वज्जी, वैशाली बहुत पावरफुल, मगध, राजगिरी अगेन बहुत पावरफुल।
तो जितने भी रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ, हाइलाइट किया, वो सारे महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे गांधार की बात करें, अवंती की बात करें, कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, वज्जी, मगध की बात करें, इनका फ्रीक्वेंट आप ज़िक्र सुनोगे और इनके इंस्क्रिप्शंस बहुत मिलते हैं आपको। इंस्क्रिप्शंस तो इनके नहीं मिलेंगे, इंस्क्रिप्शंस अशोका ज़माने से मिलने शुरू होते हैं। इनके ज़माने के टेक्स्ट आपको बहुत मिलेंगे। ऐसे मृच्छकटिका करके किताब है, उसमें मगध महाजनपद, वज्जी और अवंती का ज़िक्र है। ऐसे आप मुद्रा राक्षस पढ़ोगे तो उसमें मगध का ज़िक्र है, उसमें गांधार का भी हल्का-सा ज़िक्र है। सो दिस इज़ बेसिकली द लिस्ट ऑफ महाजनपद। अब जो ये महाजनपद, ये जो अर्ली स्टेट्स है, ये किंगडम्स है, इनको आखिर रूल कैसे किया जाता था? व्हाट वाज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? तो 2 तरीके थे रूल करने के। या तो राजा रूल करता था महाजनपद पे, ईदर रूल्ड बाय किंग्स और बाय ग्रुप ऑफ चीफ्स, या कुछ लोग होते थे, चीफ जिनको कह सकते हैं, हिंदी में गणपति कहते थे, प्रकृत में भी गणपति कहते थे। तो ये या तो राजा रूल करेगा या कुछ 3, 4, 5 गणपति मिलके उस पूरे राज्य को चलाएँगे। तो मोनार्की, अगर राजा रूल कर रहा है तो मोनार्की हो गया, और अगर कुछ लोग मिलकर रूल कर रहे हैं तो वो रिपब्लिक भी हो सकता है, वो ओलिगार्की भी हो सकती है। ओलिगार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें 3-4 लोग मिलके रूल करते हैं। तो उनके बीच फ़र्क जान लेते कि जब मोनार्की होती थी कोई महाजनपद, तो उसमें क्या, उसके ट्रेड्स से, फीचर्स से, और जब कोई गणसंघ होता था, जब कोई रिपब्लिक होता था, तो उसके क्या एट्रिब्यूट्स थे वो देखने थे। तो जो मोनार्की होती थी, राजा रूल करते थे उसको, एंड जो कुछ महाजनपद जो मोनार्की फॉलो करते थे वो थे मगध, गांधार, काशी, पांचाल। इनको राजा रूल करते थे, एंड राजा की पोजीशन हेरिडिटरी होती थी, मतलब राजा की डेथ के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। दैट वाज़ प्रीटी डिसाइडेड काइंड ऑफ। गणसंघ में एग्जाम्पल के लिए वज्जी है, मल्ल है। वज्जी बहुत पावरफुल था, मगध के लेवल का महाजनपद माना जाता है ये, और वज्जी महाजनपद में ही महावीर स्वामी आते हैं, वहीं से बुद्ध भी आते हैं, और यहीं पे कहा जाता है कि मखाली गोसाला, जो कि अजीबिक स्कूल ऑफ थॉट के प्रोपेगेटर हैं, वो और महावीर स्वामी वज्जी महाजनपद के ही किसी इंस्टीट्यूशन में साथ में पढ़ते थे, दे वर क्लासमेट्स, जिसके बारे में आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। गणसंघ को गणपति रूल करते थे, इट वॉज रूल्ड बाई ग्रुप ऑफ चीफ्स, एंड जो चीफ की पोजीशन थी वो हेरिडिटरी नहीं होती थी। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं चीफ हूँ तो मेरा लड़का ही आने वाला चीफ बनेगा, ऐसा कोई सर्टेन नहीं है। तो दैट वाज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन महाजनपद। मेजॉरिटी ऑफ द महाजनपद वे रूल्ड बाय मोनार्की। 1-2 महाजनपद वज्जी, मल्ल वगैरह जो हैं, वो गणसंघ फॉलो करते थे। अब जिस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ महाजनपद टॉपिक। इससे रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं, 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में। महाजनपद के फीचर को बताइए। तो कुछ 6-8 यहाँ पे मैंने फीचर लिस्ट किए हैं, इनको आप अच्छे से अगर लिखोगे इलैबोरेट करके, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ये फ्लो चार्ट भी यूज़ कर लेना जो मैंने बताया है। सबसे पहला फीचर है कि जितने भी महाजनपद थे, सबकी अपनी-अपनी राजधानी होती थी। चाहे गांधार की राजधानी तक्षशिला हो, शूरसेन की राजधानी मथुरा हो, और लगभग सारी ही कैपिटल सिटीज़ को फोर्टिफाई भी करा जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं, ये राजगीर की इमेज है, और ये एक साइक्लोपियन वॉल है। ये राजगीर किसी ज़माने में मगध महाजनपद की राजधानी होती थी। आप देख सकते हैं ये फोर्टिफिकेशन उसी ज़माने का। तो लगभग सारी ही सारी कैपिटल सिटीज़ को फोर्टिफाई किया जाता था ताकि दुश्मन आसानी से अटैक करके अंदर ना आ पाए। जो बड़े महाजनपद थे उनके पास स्टैंडिंग आर्मी होती थी, प्रॉपर इन्फेंट्री होती थी, घुड़सवार होते थे, इवन वॉर एलिफेंट्स भी होते थे। उनके पास एक नौकरशाही सिस्टम भी होता था, क्योंकि बड़े महाजनपद है तो उनको गवर्नेंस सुचारू ढंग से चलाने की ज़रूरत है। और जो छोटे महाजनपद होते थे उनके पास परमानेंट चीज़ें नहीं होती थी, मिलिशिया होता। मिलिशिया मतलब ऐसे लोग जो जंग में आर्मी का काम करते हैं, युद्ध में लड़ने जाते हैं, और फिर युद्ध जब खत्म हो गया तो वापस अपने कामों में, चाहे वो लोहार थे तो लोहे का काम शुरू कर देते हैं, फसल किसान थे तो फसल काटने का काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो लेस डेवलप्ड महाजनपद थे वो मिलिशिया पे डिपेंडेंट रहे। धीरे-धीरे जितने भी महाजनपद थे, उन्होंने प्रॉपर अपनी एक परमानेंट आर्मी बनाई है। उसके बाद जो रूलर्स थे, वो अपने रेवेन्यू सोर्सेज़ के लिए टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करते थे, कल्टीवेटर्स से, ट्रेडर्स से, आर्टिसन्स से, क्राफ्ट्समैन से। इसके अलावा एक जो टेक्स्ट था धर्मशास्त्र करके, जिसके बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, उसने ही ये गाइड किया था रूलर्स को कि आप अपना राज्य कैसे चलाओ। बेसिकली बहुत सारे जो महाजनपद थे उनके संविधान धर्मशास्त्र के बेसिस पे ही बनाए जाते थे। तो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो राजा था वो एक दूसरे राज्य पे अटैक करके उसके धन-जान को लूट के भी पैसे कमा सकता था। सो रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट वाज़ कंसिडर्ड लेजिटिमेट एंड वाज़ आल्सो कंसिडर्ड एज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि धर्मशास्त्र में इसको लेजिटिमेट माना गया, और जितने भी नॉर्थ इंडिया के महाजनपद थे मोस्ट वेयर फॉलोइंग द धर्मशास्त्र एट दैट टाइम। तो दीज़ वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ महाजनपद। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके इनको अच्छे से लिख सकते हो, और पूरे के पूरे नंबर आपको फिर मिलेंगे। यहाँ तक हमारी रही महाजनपद की कहानी। अब हम लोग 2 एमसीक्यूज़ सॉल्व करके मगध के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वाज़ एन ओलिगार्की? कौन-सा महाजनपद ओलिगार्की था? मगध, कोसल, अवंती या वज्जी? यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे होगे कि बहुत सारे नाम जो मैं बता रहा हूँ, ये ना प्रॉपर हिंदी के नाम नहीं, जैसे कोसल यहाँ पे लिखा हुआ, हिंदी में इसे कौशल कहते हैं। तो बहुत सारे नाम यहाँ पे आपको प्रकृत में मिलेंगे। जैसे आप राजगीर को राजगीर नहीं, राजगीर देखोगे। अजातशत्रु नाम है तो अजातशत्रु करके प्रोनाउंसिएशन है। तो दैट इज़ बेसिकली द प्रकृत प्रोनाउंसिएशन। कमिंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू।
अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन जो लिखे गए थे वो किस लैंग्वेज में लिखे गए? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या तमिल में? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शंस? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है एंड मैंने सारे जो एमसीक्यूज हैं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी पिन कर दिए, तो आप वहाँ से अपनी चीज़ें मिला सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट पावरफुल महाजनपद दैट इज मगध। मगध को कहा जाता था फर्स्ट अमॉन्ग 60। ये जितने भी 16 महाजनपद है उसमें सबसे पहला और सबसे ऊपर सबसे पावरफुल महाजनपद। इसके सबसे पावरफुल होने का कारण क्या है? ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप मगध का एक छोटा सा ऐप देख लो। मगध ने धीरे धीरे वज्जी के इलाके को कॉन्कर किया, काशी को कॉन्कर किया, कौशल को कॉन्कर किया और एक बेस तैयार कर दिया जिससे आने वाले ज़माने में सबसे पहला अंपायर, मौर्यन अंपायर यहाँ से निकलेगा। तो इस मगध के इतने पावरफुल, क्योंकि ये सक्सेस मगध ने क्यों हासिल किया? ऐसा तो नहीं था कि मगध शुरू से ही पावरफुल था। शुरू में मगध से ज़्यादा पावरफुल वज्जी वाले लोग थे, तो वज्जी क्यों नहीं इतना आगे बढ़ पाया जितना कि मगध बढ़ पाता? तो मगध के पास कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ नेचुरल एडवांटेजेस थे, कुछ इसके अपने आर्टिफिशियल एडवांटेजेस थे, उनको देखते हैं। सबसे पहला फर्टिलिटी। चूँकि मगध जो है वो नदियों के संचार तंत्र से बहुत अच्छे से बंधा हुआ है। गंगा नदी बहती है, सोन नदी बहती है, इनके ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो आस-पास के इलाके में फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अनाज की समस्या कभी नहीं होती। तो जब लोगों का पेट भरा रहेगा तो खाने की समस्या होगी नहीं। तब लोग दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, व्यापार के बारे में सोचेंगे, युद्ध के बारे में सोचेंगे। आयरन माइन्स की अवेलेबिलिटी थी। धीरे-धीरे मगध में झारखंड के इलाके जुड़ते हैं और झारखंड के इलाकों में आयरन और बाकी मिनरल्स आसानी से मिल सकते थे। जब आयरन आपको मिलते हैं तो आप अच्छे हथियार बना सकते हो जिससे आप दूसरे महाजनपदों की आर्मी को आसानी से हरा पाओगे। तीसरा जो एडवांटेज था दैट वाज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वॉर एलिफेंट्स। ये तो सोलली मगध के पास ही एडवांटेज था। बिहार के जंगलों में इतने वॉर एलिफेंट्स मिलते थे जो बड़े-बड़े दाँत वाले होते थे, जिनका युद्ध में लगभग अगर आपने 10 एलिफेंट भी खड़े कर दिए तो पूरी आर्मी को दहलाने के लिए काफ़ी है। सिकंदर और पोरस के बीच जो बैटल ऑफ हाइडेस्पेस हुआ था, उसमें वॉर एलिफेंट्स ने ही पोरस की जो ब्रेवरी थी उनकी ब्रेवरी तो थी। इसके अलावा वॉर एलिफेंट्स ने जब सिकंदर की आर्मी ने उसको देखा तो दे वर लाइक कि अभी तक हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बट हमने ऐसा वॉर एलिफेंट कभी देखा ही नहीं है। कभी हमने ऐसी चीज़ नहीं देखी, तो वो तो भागने को तैयार थे। वो रिट्रीट करने वाले थे। वो तो सिकंदर का मोराल था कि आर्मी रुक गई, लड़ने लगी। तो पोरस के उस इंटेंस बैटल में वॉर वॉर एलिफेंट्स ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि बाहर ऐसे वॉर एलिफेंट्स मिलते नहीं थे यूरोप वगैरह। ईज़ी कम्युनिकेशन, मगध के पास नदियों का संचार तंत्र है। उसके अलावा मगध में कोई ऐसे बड़े-बड़े दुर्गम पहाड़ भी नहीं है, ठीक है? कि जो कम्युनिकेशन है वो मुश्किल हो सके, तो आदमी भी आसानी से आवागमन कर सकते थे और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचाए जा सकते थे। इसके अलावा एम्बिशियस रूलर, ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज था। मगध के जितने भी रूलर्स रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द रूलर्स ऑफ अदर महाजनपद, वो हमेशा से एम्बिशियस रहे। उन्होंने अपनी सरहदों को फैलाने के लिए हमेशा से भरसक कोशिश की। चाहे वो बिम्बिसार की बात करें, चाहे अजातशत्रु की बात करें, चाहे नंद डायनेस्टी की बात करें, काला अशोका की बात करें, ऑल वेर वेरी एम्बिशियस। एंड आप मगध के ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मगध शुरुआत में साउथ बिहार में लोकेटेड था। फिर धीरे-धीरे झारखंड तक बाएँ फैली, फिर कुछ बज्जी के इलाके कॉन्कर किए, फिर कौशल को कॉन्कर किया, काशी को कॉन्कर किया। कैपिटल इसकी शुरुआत में राजगीर ही थी और बहुत ज़माने तक राजगीर ही बनी रही। आपने यहाँ पे साइक्लोपियन वॉल भी देखा होगा, ये राजगीर के उस स्वर्णिम इतिहास का एक नमूना है, एक प्रमाण है। इसको राजगृह कहते हैं प्रकृति में, तो आपकी किताब में राजगीर करके ही ज़िक्र है। 4th सेंचुरी बीसी में उदयन, जो कि अजातशत्रु का बेटा माना जाता है, उसने इस कैपिटल को राजगीर से शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शुरुआत में एक गाँव था जिसको अजातशत्रु ने बसाया था। उसके बाद उदयन ने कैपिटल ही शिफ्ट कर दी राजगीर से पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र फिर उसके बाद बहुत ज़माने तक मगध और इवन मौर्यन एम्पायर उसके बाद आया, फिर गुप्ता एम्पायर तक पाटलिपुत्र ही इस पूरे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा कैपिटल सेंटर बना रहा। तो दैट वाज़ द हिस्ट्री ऑफ मगध। मगध से रिलेटेड सवाल आते हैं, क्या पूछे जाएँगे? तो मगध इतना पावरफुल क्यों था वो पूछा जाएगा। और ये 4-5 रीज़न आप ऐसे 3 मार्कर्स में या 4 मार्कर्स में अच्छे से लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। नाउ यहाँ तक हमारी रही हिस्ट्री मगध की। मगध के बाद बात करते हैं अब इतिहास के पहले एम्पायर की, भारतीय इतिहास के पहले एम्पायर की, टू बी प्रिसाइज़ मौर्य एम्पायर। मगध महाजनपद ने एक बेसिस तैयार कर दिया जिससे मौर्य एम्पायर फिर बनता है। मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन की अगर बात करें तो इट वाज़ एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 बीसी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटोर है, उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एंड कहते हैं कि इस पूरे एम्पायर के बनने में, निर्माण में चंद्रगुप्त मौर्य से कहीं ज़्यादा बड़ा रोल चाणक्य का था, वो कि इसके ऊपर मैं अलग से एक पॉडकास्ट ज़रूर करूँगा। अगर मौर्य एम्पायर की ज्योग्राफी की बात करें, कहते हैं कि ये एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा एम्पायर मौर्य एम्पायर को ही माना जाता है, क्योंकि इसकी जो टेरिटरी है ना, वो एकदम बियॉन्ड द लिमिट थी। यहाँ आप देखोगे तो अफ़गानिस्तान से शुरू होके खत्म होती है कलिंग के आस-पास, उड़ीसा, बंगाल को कॉन्कर किया हुआ है। ऊपर कश्मीर का एकदम टॉप ऑफ द कश्मीर से लिए दक्कन के इलाकों तक पहुँच गए थे। इतनी बड़ी टेरिटरी कभी किसी की नहीं हुई थी। अगर मुगलों की भी बात करें, जो थोड़ा बहुत इसका नज़दीक पहुँच पाते हैं,
तो अफ़गानिस्तान का पूरा जितना इलाका इनके पास है वो नहीं था इनके पास। फिर ईस्ट में उनका कंट्रोल उतना नहीं था, साउथ में भी उतना उनका कंट्रोल नहीं था। औरंगज़ेब के ज़माने में भी औरंगज़ेब का तो मेन कंसर्न ही साउथ इंडिया था। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स ऑफ इंडिया। और कारण इसके हैं, इसके 3 एम्पायर्स। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक भी हैं, बहुत बड़े वॉर जनरल एंड टैक्टिशियन जो इनके साथ चाणक्य है उसने नींव डाल दी इन दोनों की जोड़ी ने। इसके बाद बिंदुसार जो अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं एंड देन अशोका द ग्रेट, द लेजेंडरी एम्पायर। ये इनका रण माना जाता है। इस पे भी डिस्प्यूटेड है कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, क्योंकि क्या है ना, कोई क्रॉनिकल हिस्ट्री नहीं है इनकी कि भाई अब ये आते हैं, अब ये आते हैं। ये अनुमान लगाया जाता है, ठीक है? अलग-अलग पत्थरों के शिलालेखों के ज़रिए, अलग-अलग किताबों के ज़रिए। तो उसमें फिर द्वंद्व होते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, डिलेमास हो जाते हैं। तो दीज़ 3 अपियरेंस वर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो मॉडर्न एम्पायर है वो डिक्लारेशन के फेज़ में चला जाता है। अशोका के बाद तो मेरे हिसाब से कोई 2-3 एम्पायर आए होंगे और उसके बाद ये एम्पायर खत्म हो गया। उसके बाद शुंग एम्पायर ने इसको सक्सीड कर लिया। तो जो मॉडर्न एम्पायर का पीरियड है कोई 150 पौने 200 सालों का है। उसी में इन्होंने इतना सारा काम किया है। धम्म का उपदेश फैलाया, कलिंग कॉन्कर किया, अफ़गानिस्तान कॉन्कर किया, साउथ इंडिया तक पहुँचे। जो भी चीज़ें हुई है या बुद्धिज़्म पूरे श्रीलंका में या थाईलैंड में पहुँच पाया है, तो इन दोज़ 150 टू 175 ईयर्स ये सारी चीज़ें हुई हैं। मौर्यन एम्पायर के बारे में जो हमें इतनी चीज़ें पता है, उसके पीछे इसके सोर्सेज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो जितने भी सोर्सेज़ हमारे पास मॉडर्न एम्पायर के हैं, उनको हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगराइज़ेशन जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ या मैं जिस तरीके से माइंड मैप्स बनाता हूँ, आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको एग्ज़ाम में बना सकें, तो ये बहुत इम्प्रेसिव रहेगा। जो जितने भी सोर्सेज़ हैं, उनको 2 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज़। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ में पहले आएँगे अशोका के एडिक्ट्स। एडिक्ट्स मतलब जो चीज़ें इन्होंने फिर अगेन हार्ड सरफेस पे लिखवाई है, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो पिलर इंस्क्रिप्शंस हो। इसके बाद स्कल्पचर्स, चाहे सांची का स्तूप का स्कल्पचर हो, अशोका का बहुत बड़ा हाथ है इसके निर्माण में। फिर अमरावती का स्तूप हो, सारनाथ हो, तो इनके स्कल्पचर से हमें पता चलता है। इसके बाद कुछ हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज़ भी हैं, साहित्यिक स्रोत भी हैं, उसमें अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य का ही नाम था कौटिल्य, तो उनका अर्थशास्त्र एक बहुत अहम सोर्स है। फिर उसके बाद मेगास्थनीज़ की इंडिका एक बहुत बड़ा सोर्स है। मेगास्थनीज़ एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो ये भी एक एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अलग-अलग टेक्स्ट हैं, चाहे वो जैनिज़्म के हो, बुद्धिज़्म के हो, इवन पुरानिक लिटरेचर में भी इस एम्पायर का ज़िक्र है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अशोका एक प्राइम फिगर माने जाते हैं प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज़्म के। जैनिज़्म के टेक्स्ट में भी है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों ही जैनिज़्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक मतलब समर्थक थे। पुरानिक लिटरेचर में भी है, क्योंकि उसी एरा में आपके पुराण भी कंपाइल किए जा रहा है। सो दीज़ ऑल लिटरेरी सोर्सेज़ एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ वी हैव। इन सारे सोर्सेज़ में जो सबसे अहम सोर्स है, दैट इज़ एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके जो एडिक्ट्स हैं, उनसे हमें जितना इस एम्पायर के बारे में पता चलता है, उतना बाकी किसी भी सोर्स से पता नहीं चलता। तो सबसे पहले हम पे लाज़िम हो जाता है कि हम लोग अशोका के इंस्क्रिप्शंस को जान लें कि भाई आखिर क्या बताते हैं और किस तरीके के इंस्क्रिप्शंस इन्होंने इंस्क्राइब करवाए थे। तो अशोका वाज़ द फर्स्ट एम्पायर टू इंस्क्राइब इंस्क्रिप्शन। अशोका अपने इंस्क्रिप्शंस में भी ये बात कहते हैं कि मैं पहला शासक हूँ जिन्होंने पत्थरों पे या पिलर्स पे चीज़ों को लिखवाया है अपनी जनता के लिए। और अगर हम इतिहास को देखते हैं तो माना जा सकता है कि शायद पहले शासक ही थे, क्योंकि इनसे पहले किसी का हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। ये हमने लिखवाया है, हमारे नाम से इशू हुआ है। एंड जो शुरुआत के अशोका के इंस्क्रिप्शंस है, मोस्ट ऑफ द अशोका के इंस्क्रिप्शन जो हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में है। एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्राकृत लैंग्वेज में स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी वो ब्राह्मी यूज़ की जाती थी। तो एमसीक्यू के तौर पे ऐसा पूछ सकते हैं कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस मैक्सिमम किस लैंग्वेज में है, मोस्टली किस लैंग्वेज में है, तो प्राकृत में है। और अगर किस स्क्रिप्ट में आपसे पूछे तो वो ब्राह्मी में है। किन-किन और लैंग्वेजेज़ में ये इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, तो प्राकृत में लिखे गए हैं, फिर आपकी अरेमियाक में लिखे गए हैं, फिर आपके खारुस उसमें लिखे गए हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो उस समय तक पाली उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। पाली बुद्धा के ज़माने में बहुत पॉपुलर थी। धीरे-धीरे प्राकृत का जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जाता है। तो दिस इज़ द फैक्ट अबाउट अशोकाज़ इंस्क्रिप्शन। इसके बाद अशोका के इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो उसको 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। पहला मेजर रॉक एडिक्ट, मतलब ऐसे इंस्क्रिप्शन जो बहुत बड़े-बड़े चट्टानों पे लिखे गए थे। आपके सामने स्क्रीन पे तस्वीर भी आ रही होगी। फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स, यानी कि चट्टानों पे ही चीज़ें लिखी गई है, बट वो चट्टान छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। और तीसरा पिलर इंस्क्रिप्शन, ये शायद आपने देखा भी होगा जब आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो एक पिलर इंस्क्रिप्शन, वो अशोका का नहीं है, वो बाद के गुप्ता एम्पायर के एक रूलर का है, लेकिन ऐसे ही पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस होते थे। आप सारनाथ जाएँगे या वैशाली जाएँगे तो वहाँ पे आपको आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें लिखवाई जाती थी। हालाँकि इलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शन में तो अशोका का भी ज़िक्र है, उसमें समुद्रगुप्त जो गुप्ता एम्पायर के इस अशोका के कम से कम 600 साल बाद आते हैं, उन्होंने भी फिर उसके नीचे अपनी चीज़ें, अपना मैसेज लिखवाया। और उसके बाद शायद अकबर का भी उसमें मैसेज इंस्क्राइब्ड है। तो इंस्क्रिप्शंस एक बहुत अहम रोल प्ले करते थे। अगर बात करें अशोका के इंस्क्रिप्शंस की, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ इस तरीके से हैं। मैप के नज़रिए से क्या इंपॉर्टेंट है, गिरनार इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर रॉक एडिक्ट। गिरनार इंस्क्रिप्शन इसलिए भी रो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अशोका का भी मैसेज इंस्क्राइब है।
इसके बाद एक शक रूलर आता है रुद्रदमन, इसने भी अपना मैसेज यहाँ पे स्क्राइब करा हुआ है। इसके बाद एक बहुत बाद रूलर आए स्कंदगुप्त करके, ठीक है, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त करके, तो उन्होंने भी स्कंदगुप्त ने उन्होंने भी अपना मैसेज जो है वो गुप्ता अम्पायर के थे, उन्होंने भी अपना मैसेज गिरनार इंस्क्रिप्शन में बगल में ही इंस्क्राइब करा। तो गिरनार का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोपारा एकदम महाराष्ट्र के बगल में है, तो महाराष्ट्र को ही आप मार्क कर देंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरठ में एक बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है, सारनाथ इंस्क्रिप्शन बड़ा फेमस है, तो इससे हो सकता है पूछ सकते हैं। सारनाथ का तो हालाँकि माइनर रॉक एडिक्ट है, सॉरी पिलर इंस्क्रिप्शन है, और बाकी इन दोनों में जो आप रेड कलर का ट्रायंगल देख रहे हो, दिस इज़ बेसिकली द मेजर रॉक एडिक्ट। माइनर रॉक एडिक्ट कोई इतना ज़्यादा फेमस नहीं, लेकिन एक चीज़ आप अगर गौर करोगे तो ये देखोगे, इंस्क्रिप्शंस आर स्कैटर्ड थ्रूआउट द सबकॉन्टिनेंट, अफ़गानिस्तान से लेके साउथ इंडिया, फिर ईस्ट इंडिया, फिर आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ भी है, और सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो है ही है। वेस्ट इंडिया में भी है। तो इसका मकसद ये था कि जो उनका मैसेज होता था इंस्क्रिप्शन पे, मोस्टली वो धम्म का प्रोपेगेशन होता, कि कैसे इंसान को जीवन व्यतीत करना चाहिए, और इसको वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते। अब चूँकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, इसीलिए ये लैंग्वेज चूज़ करते हैं प्रकृत। क्योंकि उस टाइम तक सबको संस्कृत नहीं आती थी। संस्कृत तो शायद चलन में आनी शुरू भी नहीं हुई है। अपाली वगैरह है, बट ऑफ़िशियल लैंग्वेज ही है। लोग प्रकृत ही ज़्यादा बोलते हैं, इसीलिए ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन प्रकृत, क्योंकि अशोक का मकसद था कि लोग इसको ऐसा केवल देख के नज़रअंदाज ना कर, पढ़े भी, ठीक है? सो एंड चूँकि मैसेज इनका इम्पोर्टेंट था, तो इसका पढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसका पढ़ा जाना इम्पोर्टेंट था। तो अशोका के मैसेज में जो धम्मा का प्रोपेगेशन है, वो ये कहता है कि आपको अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, आपको जो स्कॉलर्स है, जो ब्राह्मण्स है, जो सन्यासी है, जिन्होंने पूरी दुनिया को त्याग दिया है, जो वैरागी बन चुके हैं, उनके प्रति आपको दिलेर होना पड़ेगा, जेनरस होना पड़ेगा। फिर आपको स्लेव्स और सर्वेंट को काइंडली ट्रीट करना चाहिए। ऐसा एक सोर्स आप चैप्टर 4 में भी देखोगे, जब बुद्धा सिगाला को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि कैसे आपको अपने ब्राह्मणों का ध्यान रखना है, सन्यासियों का ध्यान रखना है, अपने मालिक का ध्यान रखना है, अपने नौकर का ध्यान रखना है। एंड धम्मा का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ दिस रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलिजन एंड ट्रेडिशन। अशोका के एम्पायर के इतने वास्टनेस और इतने सक्सेसफुल, क्योंकि अशोका एक टाइम के बाद आके ना अहिंसा पे चले आते, वो अहिंसा छोड़ देते। तो इतने बड़े एम्पायर को अहिंसा के बेसिस पे चलाना ये बहुत कठिन था। इसमें इनका ये धम्म का जो ये कॉन्सेप्ट था कि सारे रिलिजन और सारे ट्रेडिशन के प्रति मैं एक्सेप्टेबल रहूँगा। मेरे दरबार में, मेरे राज्य में अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो भी सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आप जैनिज़्म के फॉलोअर हैं तो भी सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आप हिंदुइज़्म के फॉलोअर हैं तो भी सर्वाइव कर सकते हैं। शैविज़्म है, वैष्णविज़्म है, किसी के भी आप फॉलोअर हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं। को क्योंकि मैं रिलीजियसली टॉलरेंट हूँ, ठीक है? आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलिजन एंड ट्रेडिशन, चूँकि ये धर्म की फिलॉसफी, और इसी कारण से पहला आप जो वायलेंट था इनका पेज, तो उसमें तो वैसे भी जनता डरेगी, तो कोई बगावत होगी नहीं। और दूसरे में चूँकि अहिंसा में फिर भी जनता बगावत नहीं कर पा रही, बिकॉज़ सारे रिलिजन, सारे ट्रेडिशंस को ही वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दैट वाज़ बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ धम्मा, एंड वो ही वाज़ सो मच एनग्रॉस्ड इन प्रीचिंग दिस। इसके बाद बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो एम्पायर था उसके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर मौर्य डायनेस्टी। सबसे पहला जो था वो तो थी इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ही थ्रू आउट द रेन ऑफ ऑल द मॉडर्न एम्पायर्स पाटलिपुत्र ही कैपिटल रही थी, तो एक सेंटर तो पाटलिपुत्र था। इसके बाद 4 प्रोविंशियल सेंटर थे। आप ऐसा मान सकते हैं कि 4 प्रोविंसेस होंगे, उनकी ये राजधानी रही होगी। तो उसमें एक आता था तक्षशिला, तक्षशिला जो कि एकदम नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। यहाँ से पूरे नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल किया जाता था। फिर उसके बाद आता था हमारा उज्जैनी, जो सेंटर में लोकेटेड है यहाँ से, और ये ट्रेड रूट पे भी लोकेटेड था। तो इससे ट्रेड रूट्स पे भी नज़र रखी जा सकती थी, सामानों की आवाजाही पे भी, और सेंट्रल इंडिया को भी कंट्रोल में रखा जा सकता था। उसके बाद हमारा आता है तोसाली, जो कि ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है, यहाँ पे उड़ीसा में। तो अगेन ये पोर्ट सिटी भी था और ईस्ट में था, तो ईस्ट में यहाँ से कंट्रोल लगाया जाता था। इसके बाद एक सुवर्णगिरी है, जो ये एक गोल्ड माइन्स के कारण फेमस थी, तो ये भी एक प्रोविंशियल सेंटर थी। इन चारों पाँचों पॉलिटिकल सेंटर, जिसमें एक आपका कैपिटल हो गया और 4 प्रोविंशियल सेंटर हो गए। इनके थ्रू जो है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाता। तो सिस्टम कुछ ऐसा था कि एक राजा होता था और 3, 4, 5 इसके गवर्नर होते थे अलग-अलग। जैसे अशोका की भी बात करें ना, तो अशोका राजा बनने से पहले कुछ समय तक तक्षशिला गवर्नर रहे। ठीक है, ऐसे ही उज्जैन का भी कोई गवर्नर रहा होगा, सुवर्णगिरी का भी कोई गवर्नर रहा होगा, तोसाली का भी कोई गवर्नर रहा होगा। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। हम देखो इतने बड़े एम्पायर हैं, उस ज़माने में ऐसा कोई फैक्स या ईमेल या टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो कंट्रोल यूनिफ़ॉर्म नहीं होगा। हो सकता है कि तक्षशिला के अराउंड या जो बाकी के प्रोविंशियल सेंटर्स हैं, उनके अराउंड कंट्रोल बहुत अच्छा हो। दूर-दराज इलाकों में उतना कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे जीना है वैसे जी रहे हों। दैट इज़ लाइकली पॉसिबल, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि तुरंत-तुरंत की खबर मिलती रहे, या जो ऑर्डर हमने तक्षशिला से इश्यू किया है वो तुरंत जो है वो मुल्तान पहुँच जाए, तुरंत वो पंजाब पहुँच जाए। दैट वाज़ नॉट पॉसिबल। सो इट कैन बी कंक्लूडेड कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर के अराउंड स्ट्रॉन्गेस्ट रहा होगा, और बाकी इलाके में थोड़ा रिलैक्स रहा होगा। लोग जैसे जीना चाहते होंगे वैसे वो जीते होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ आर्मी ऑफ मौर्यंस। आर्मी का बहुत बड़ा रोल था इतने बड़े एम्पायर को बनाने में।
तो आर्मी के स्टैट्स हमें मिलते हैं कुछ ग्रीक सोर्सेस थे, मेगास्थनीज़ के सोर्सेस से। तो स्टैट्स कुछ इस तरीके से हैं, अब इस स्टैट्स पे आप विश्वास करें या ना करें वो आपकी अपनी मान्यता है। हालाँकि इसे हम एक्ज़ैजरेटेड भी मान सकते हैं क्योंकि ग्रीक सोर्स है, इनका काम ही था कि मॉडर्न एम्पायर के मॉडर्न राजा को अपीज़ करना क्योंकि एम्बेसडर बन के गए थे। तो इन्होंने फुट सोल्जर्स की जो तादाद बताई है वो 6 लाख के करीब बताई है। कैवेलरी घुड़सवारों की तादाद बताई है 30,000 के करीब और एलिफेंट्स की तादाद बताई है 9,000 के करीब। तो ये जो कुछ आंकड़े हैं, ये आप लोग इतिहासकार कहते हैं कि हो सकता है एग्ज़ैजरेटेड हो क्योंकि 9,000 की एलिफेंट आर्मी इज़ नॉट लाइकली पॉसिबल बट हो सकता है हो भी। इस आर्मी कमिटी को इस पूरी की पूरी आर्मी चाहे फुट सोल्जर हो गया, कैवेलरी हो गई, नेवी हो गई, एलिफेंट हो गया और ये सब जब एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे तो फिर इनके रसदों का इंतज़ाम करना या जो इनके ऑफ़िशियल मैटर्स हैं, इन सब के लिए अलग-अलग कमिटियाँ बनाई गई। तो एक मिलिट्री कमिटी थी, उसके अंदर बहुत सारे सब कमिटीज़ होते थे। मेगा सीरीज़ ने इसका ज़िक्र किया है। एक कमिटी थी जो नेवी सँभालती थी, एक कमिटी थी जो जब आर्मी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही है तो उसके ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविज़न का ध्यान रखेगी। एक कमिटी थी जो फूट सोल्जर्स को सँभालती थी, सब कमिटी मतलब। एक सब कमिटी थी जो घुड़सवारों को हॉर्सेस का पूरा अरेंजमेंट देखती थी। एक सब कमिटी थी जो चैरियट्स यानी कि जो रथ बनाए जाएँगे जिनको घोड़ों के साथ अटैच करके लड़ाई में ले जाया जाएगा, तो इसको देखती थी। एक कमिटी थी जो एलिफेंट्स वगैरह देखती थी। इसके लिए एक सोर्स भी है। इसमें चाणक्य बता रहा है, शायद वो अर्थशास्त्र का सोर्स है कि किस तरीके से वॉर एलिफेंट्स कैप्चर किए जाते थे, बिहार के जंगलों से। तो उस सोर्स को भी आपको पढ़ना चाहिए। वैसे जितने भी सोर्सेज़ हैं हर एक चैप्टर के, उनको मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो आप सीधे सर्च करें जाके ब्लेड रनर क्लास 12th हिस्ट्री सोर्सेज़ एक्सप्लेन। वहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 साढ़े 3 4 घंटे की कोई वीडियो है। उसमें मैंने वॉइस शॉर्ट में सारे सोर्सेज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट वाज़ ऑल अबाउट द आर्मी ऑफ मौर्यंस। इतने कुछ स्टैट्स थे और इस तरीके से सब कमिटीज़ जो है अलग-अलग चीज़ों का ध्यान रखती थी। अशोका के दंभ का क्या रोल था? हमने देख ही लिया इतने बड़े एम्पायर, इतने वास्ट एम्पायर को सँभालने के लिए आर्मी की ही इसके अलावा एक इमोशनल फ़ोर्स की भी ज़रूरत होगी। तो अशोका ने क्या किया था सबसे पहले तो धम्म की जो फ़िलॉसफ़ी है, जो राइटियसनेस की फ़िलॉसफ़ी है रिलीजियस टॉलरेंस की जो फ़िलॉसफ़ी है वो दूर-दराज इलाकों तक फैले। इसके लिए इंस्क्रिप्शंस तो वो स्क्राइब कराते ही थे, उन्होंने एक प्रॉपर ऑफ़िशियल भी बनाया। धम्म महात्मा नाम से पोस्ट एक इश्यू किया जिसमें बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया धम्म महात्मा के लेवल पे, पोस्ट पे और उनका काम ही था कि दूर-दराज इलाकों में, गाँव में जाके धम्म की फ़िलॉसफ़ी को प्रीच करना, कि आपको किस तरीके से रहना है ताकि जो एम्पायर है वो टिका रह सके और पीस मेंटेन रहे। सो इट हेल्प्ड हिम टू होल्ड द एम्पायर। धम्म ने बहुत मदद की अशोका के एम्पायर को होल्ड करने में, इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल क्योंकि सेकंड हाफ में जब कलिंग की लड़ाई खत्म होती है, इसके बाद अशोका ने अपना पूरा का पूरा लाइफ जो है 2 चीज़ों में डेडिकेट कर दिया। एक तो बुद्धिज़्म के प्रोपेगेशन, धम्म के प्रोपेगेशन में और दूसरा वेलफेयर ऑफ द पीपल, पीस फॉर द पीपल एंड इट आल्सो प्रमोटेड नॉन वायलेंस एंड कलेक्टिव ग्रोथ। तो धम्म से रिलेटेड अगर सवाल आते हैं, तो आप इसको भी इसमें मेंशन कर सकते हो। अब इस मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड सवाल आते कैसे? मॉडर्न एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल आएँगे। जिसमें आप आर्मी का भी ज़िक्र कर सकते हो, जिसमें आप उनके गवर्नेंस सिस्टम का भी ज़िक्र कर सकते हो, प्रोविंशियल सेंटर का भी ज़िक्र कर सकते हो एंड उसी एडमिनिस्ट्रेशन में आप धम्म का भी ज़िक्र करना है क्योंकि धम्म एक ऑफ़िशियल टूल नहीं था, बट इसको अशोका ने बहुत अच्छे इमोशनल टूल की तरह इस्तेमाल किया और ये इस पूरे एम्पायर को होल्ड करने के पीछे एक बहुत अच्छा कारण बना कि सारे लोग एकजुट होके रह रहे हैं और कहीं बगावत नहीं हो रही। यू कैन जस्ट इमेजिन कि अफ़गानिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनमें और जो उड़ीसा में लोग रह रहे हैं, जो साउथ इंडिया में लोग रह रहे हैं, उनमें कितना फ़र्क होगा। तो ये सब एक झंडे के नीचे रह रहे हैं दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा तो अशोका ने किया है पीसफुली क्योंकि सेकंड हाफ में अशोक कहीं से हो चुका है, वो लड़ाई लड़ाई-वड़ाई नहीं कर रहा है। अगर लड़ाई-वड़ाई करता, लोग डर के मारे कुछ नहीं करते तब वो अलग बात। सेकंड हाफ में जब वो अहिंसक हो चुका है तब क्यों लोग जुड़े हुए हैं? इसके पीछे धम्म का एक बहुत बड़ा रोल है। मॉडर्न एम्पायर की इंपॉर्टेंस की बात करें, क्यों इसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत है? तो मॉडर्न एम्पायर की जो हिस्ट्री है, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है 19th सेंचुरी 1830s के बाद अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको जेम्स प्रिंसेप साहब आएँगे, वो इसको डिसाइफर करेंगे। अब 1830s 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था। जब वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने इंडियंस के दिमाग में ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया कि आपकी तो कोई हिस्ट्री नहीं रही है। आप तो हमेशा से लोगों के गुलाम ही रहे। आपके ऊपर पहले दिल्ली सल्तनत, फिर गुलाम, फिर मुगल्स आए, फिर बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज़ ने आपको केवल लूटा है। सो यू डू नॉट हैव एनी हिस्ट्री, आपकी पूरी मिलीक हिस्ट्री है। और हमारे पास चूँकि उस ज़माने में हमने कहा ना कि एक फ़ेज़ में हम लोग चले गए थे जहाँ पे हमने पुरानी चीज़ों को, पुराने टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना छोड़ दिया, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को खोजना, उसको पढ़ना, समझना छोड़ दिया। तो 19th सेंचुरी के बाद जब अशोका के इंस्क्रिप्शन को डिसाफर किया गया और पता चला कि ये एम्पायर इतना बड़ा था और इसने इतने बड़े-बड़े काम किए थे, तो इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इसकी वास्ट ज्योग्राफी, इसकी ग्लोरियस हिस्ट्री, ये जो राष्ट्रवादी नेता थे उस ज़माने के, चाहे वो बंकिम चंद्र क्योंकि उस ज़माने में जब आप आज़ाद होना चाहते हैं, इससे पहले एक मोटिवेशन देना ज़रूरी है लोगों को, कि हमें आज़ाद क्यों होना है? क्योंकि हम गुलाम बनने के लिए नहीं बने, हमें एक राष्ट्र बनाना है, तो राष्ट्रवाद फैलाना पड़ेगा, नेशनलिज़्म फैलाना पड़ेगा। तो उस ज़माने में चाहे आप रवींद्रनाथ टैगोर की बात करें या देवकीनंदन खत्री की बात करें या आप बात करें
बंकिम चंद्र चैटर्जी की बंगाल में जो रेनेसा हुआ था, उसका मेन कारण ये था, मेन मकसद ये था कि हमें राष्ट्रवाद फैलाना, ठीक है? एक लोगों में एक वननेस की फीलिंग फैलानी है, तब तो ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो पाएँगे ना। उसमें मॉडर्न एम्पायर ने बहुत अहम रोल अदा की थी, कि मॉडर्न एम्पायर की हिस्ट्री इसके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन गई। अशोका तो एक इंस्पायरिंग फिगर बन गए थे जितने भी नेशनलिस्ट हैं उनके लिए। तो दिस वाज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न एम्पायर अगर हम लोग मॉडर्न एम्पायर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो। अब हम लोग मॉडर्न एम्पायर के बाद की हिस्ट्री को देखेंगे कि मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो 150 पौने 200 सालों का इनका शासन था, इसके बाद इंडिया में किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, जिसमें वो चीफडम्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किंगडम्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है? चीफ और किंग के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे, फिर गुप्ताज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक डिवाइन किंग का कॉन्सेप्ट आएगा, इन सबको देखेंगे। सो उससे पहले 2 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन। तो मॉडर्न एम्पायर से आगे बढ़ते हुए देखेंगे पोस्ट मॉडर्न एरा को कि आफ्टर मॉडर्न एम्पायर के बाद किस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। उससे पहले 2 एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से जो 3 ऑप्शंस हैं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, एक ऑड वन है, अलग है, भिन्न है, तो आपको उसे सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन डैश। किस में ज़्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शन थे? मतलब यहाँ पे किस लैंग्वेज की बात की जा रही है? पाली में, प्राकृत में, ग्रीक में या ख़ारोष्ठी में? तो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं एंड फिर जो मैंने आंसर्स लिस्ट किए हैं, उनसे आप मिला लिया करना। नाउ आगे बढ़ते हैं द पोस्ट मॉडर्न एरा। देखो मॉडर्न एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था और इतिहास में जब भी किसी बहुत बड़े एम्पायर का कोलैप्स होता है तो छोटे-छोटे रीजनल पावर्स राइज़ में आते हैं, उनका इमर्जेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाटलिपुत्र की बात करूँ तो मॉडर्न एम्पायर के बाद शुंग एम्पायर पाटलिपुत्र की गद्दी पे बैठेगा। वो उतना बड़ा नहीं था जितना मॉडर्न एम्पायर, ठीक है? कारण यही है कि जब बहुत बड़ी सत्ता गिरती है, तो तुरंत उतनी ही बड़ी सत्ता वापस बनाना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि आपको लोकल लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मॉडर्न एम्पायर के राजाओं को जो पेशावर के लोग थे, ये जो पंजाब के लोग थे एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट मॉडर्न राजा को मार के राजा बनने वाले शुंग राजा को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? सो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए धीरे-धीरे आपके सारे इलाके आपके हाथों से छूटते जाते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न एरा की जब हम बात करते हैं, तो हमें बहुत सारे किंगडम्स और चीफडम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले किंगडम और चीफडम के बीच के फ़र्क को जान लेते हैं। चीफडम में चीफ रूल करता है, एक ही चीफ होता है, कोई गढ़ नहीं होता, एक ग्रुप ऑफ चीफ होगा ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही चीफ होगा। किंगडम में राजा रूल करता है। चीफडम में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, चीफ की पोजीशन भी परमानेंट नहीं होती और ये चीफ बनते कैसे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कुछ फॉलोइंग है, मुझे कुछ लोग मानते हैं, इज़्ज़त देते हैं और मेरे कुछ दोस्त यार हैं, तो मैंने उनको मिला के एक गाँव को जीत लिया। फिर उस गाँव के लोगों को मिला के दूसरे गाँव को, तीसरे गाँव को, ऐसे करके मैं एक छोटा-सा चीफडम तैयार कर और फिर वो एक मैं उसका चीफ हूँ और वो लोग मेरी इज़्ज़त इसलिए करते हैं क्योंकि मैं शायद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा दिमाग है। ज़रूरी नहीं कि मेरे बेटे के पास भी वो चीज़ें हों। तो हो सकता है कि मेरे डेथ के बाद मेरे बेटे को वो चीफ ना बनाए, किसी और काबिल या किसी और शक्तिशाली आदमी को वो ओहदा मिले। किंगडम में सारी चीज़ें परमानेंट होती है, ये भी प्री डिसाइडेड होता है कि राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा। chiefdom में रेवेन्यू सोर्स भी जो है वो बहुत टेम्परेरी होते हैं, बहुत क्षणिक होता है, जैसे कोई से कोई गिफ्ट आ गया, किसी जंगल वाले ने कोई ट्रिब्यूट दे दिया, अनाज का हिस्सा कुछ दे दिया। किंगडम में ऐसा नहीं होता, प्रॉपर टैक्स लेवाइड होता है, कर की जो है वो पहले से निर्धारण की जाती है। उसके बाद chiefdom के पास कोई रेगुलर आर्मी भी नहीं होती है। जो मेरे फॉलोअर्स या दोस्त यार थे वो मेरे लिए लड़ते हैं और फिर जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो वापस वो अपने कामों में लग जाते हैं। किंगडम के पास एक प्रॉपर आर्मी होती है, प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही सिस्टम होता है। chiefdom जो है वो ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। उसमें भी जो तमिलाकम टेरिटरी है, जो आज का केरला, आंध्र प्रदेश का छोटा-सा इलाका, तमिलनाडु का इलाका, इन सबको मिला के बहुत सारे chiefdom आप देखोगे मॉडर्न एम्पायर के आस-पास डेवलप्ड हुए। उसमें से चोलास थे, पांड्यास थे, चेरास थे, ये सारे पहले ऐसे ही डेवलप हुए। फिर इसमें से कुछ बहुत बड़े एम्पायर भी बने, जैसे पांड्या एम्पायर या चोला एम्पायर तो हालाँकि बहुत बड़ा था। अगर आप देखो तो ये जो आप ऑरेंज कलर की टेरिटरी देख रहे हो, ये तो चोला की अपनी टेरिटरी थी। इसके अलावा जो ग्रीन कलर का रीजन देख रहे हो यहाँ, ये इनके अधीन में आते थे। यहाँ पे इनका डायरेक्ट रूल नहीं चलता था बट इन्फ्लुएंस था, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। तो आप ग्रीन टेरिटरी देख रहे हो, इंडियन ओशन का बे ऑफ बंगाल का व्यवसाय पूरी तरीके से यही रूल करते थे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो बहुत साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो आज एग्ज़िस्ट करती है, वहाँ पे भी चोला इन्फ्लुएंस उस ज़माने में था। तो दीज़ 2 एम्पायर्स बिकेम एन एम्पायर फ्रॉम द चिंगडम। पांड्या और चोला की राइवलरी जो है बहुत पुरानी है, इसको लेके एक मूवी भी आई थी पीएस1 करके, शायद आपने देखा भी होगा। इन चिंगडम्स के बारे में पता हमें कैसे चलता है? तो जो संगम टेक्स्ट है, मदुरई के टेक्स्ट हो गए या तंजौर के टेक्स्ट हो गए, उनसे हमें पता चलता है। तमिल संगम टेक्स्ट, संगम लिटरेचर इज़ बेसिकली ascribed टू तमिल लैंग्वेज ओनली, ठीक है? तमिल लैंग्वेज जितनी भी द्रविडियन लैंग्वेज है उसमें उसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। अब बात क्या होती है, मॉडर्न एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। जब वो डिक्लाइन होता है तो छोटे-छोटे रीजनल पावर उभर के आते हैं। अब उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। जैसे मैं बात करूँ धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र एक टेक्स्ट था, जिसके अनुसार
एक क्षत्रिय ही रूलर बन सकता था। कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र या कोई वैश्य या कोई मलेच्छ, मलेच्छ मतलब नॉर्थ वेस्ट के बाहर से आए, इंडियन टेरिटरी के बाहर से आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अंग्रेज़ है वो मलेच्छ हो गए, जो मुगल है वो मलेच्छ हो गए, ठीक है? तो ये सारे लोग रूल नहीं कर सकते थे। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जितने भी लोगों ने भारतीय सत्ता पे काबिज़ होना चाहा, चाहे वो आंध्रा के इलाके में हो, चाहे वो पंजाब के इलाके में हो, चाहे वो बंगाल के इलाके में हो, बिहार के इलाके में, उनको एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उनको अपनी ओरिजिन को प्रूव करना पड़ता था कि हम आपके लिए राजा बनने लायक हैं, क्योंकि हमारा कुल क्षत्रिय है। हम इतने ग्लोरियस वंश से आते हैं। तो यहाँ पे एक लीनिएज को लेके, एक अपनी आइडेंटिटी को लेके ऑब्स्क्योरिटी आपको देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोगों की ओरिजिन, उनकी लीनिएज का कुछ पता नहीं था। तो उनके पास जनता के बीच एक्सेप्टेंस फैलाने का एक ही जनता के एक्सेप्टेंस को जीतने का एक ही रास्ता था कि वो अपने आप को डिवाइन चीज़ों से एसोसिएट कर लें। तो बहुत सारे जो पोस्ट मॉडर्न रूलर्स हैं, चाहे वो कुषाण रूलर्स हों, चाहे वो सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स हों, चाहे वो शुंग डायनेस्टी के रूलर्स हों, इवन साउथ इंडिया के भी रूलर आप देखेंगे, विजयनगर के भी रूलर्स जो हैं, वो अपने आप को डिवाइन डीटीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं। इसको करने के 2 तरीके थे। एक तो आप बहुत भारी-भरकम टाइटल ले लो कि हम तो भगवान के पुत्र हैं, हम तो इंद्र के पुत्र हैं, हमने तो महादेव की जो है ज़िंदगी भर आराधना की है। दूसरा, अपनी ऐसी-ऐसी इमेजेस, अपनी ऐसे-ऐसे मूर्तियों को बनवाओ जो इतने भव्य हो, जिसको देख के लगे कि नहीं यार, ये तो भगवान का ही दूत है। इतने भव्य मूर्तियों का चलन उस ज़माने में नहीं होता था। तो आप कुछ भव्य मूर्ति देखेंगे, जैसे ये कुषाण रूलर है, कहते हैं कनिष्क की ये मूर्ति है। ये इतनी बड़ी बनाई गई थी, मथुरा से ये मिली है। तो इसको, ऐसी मूर्तियों को बनाने का मकसद ये था कि लोग जब इन मूर्तियों को देखेंगे तो वो इसकी भव्यता और इसकी चकाचौंध के तले एक्सेप्टेंस राजा को मान लेंगे कि भाई ये इतनी बड़ी इसकी मूर्ति है, तो ये आदमी भी बहुत बड़ा रहा होगा, ठीक है? तो एक्सेप्टेंस गेन करने का 2 तरीका था, या तो डिवाइन टाइटल ले लो, जैसे जो कुषाण रूलर थे, इन्होंने टाइटल लिया कि हम लोग भगवान के पुत्र हैं। और इनका ये टाइटल लेने का कारण ये था, व्हाई दिस आइडिया ऑफ डिविनिटी के वेयर दिस आइडिया ऑफ डिविनिटी केम फ्रॉम। तो बेसिकली बहुत सारी जो डायनेस्टीज़ थी, जैसे कुषाण डायनेस्टी, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। अब इनको इंडिया में कहाँ से एक्सेप्टेंस मिलेगी? तो मलेच्छ हो गया। अब इनको अगर रूल करना है तो इनको यहाँ के लोगों को अपीज़ करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं कि हम तो भगवान के पुत्र हैं। अब जब आप भगवान के पुत्र हो, तब तो आप कहीं पे भी रूल कर सकते हो। ऐसे ही सातवाहन, ये ब्राह्मण कुल के थे। अब धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण कुल के लोग रूल नहीं कर सकते, क्षत्रिय कुल के लोग ही करेंगे। तो इन्होंने ऐसे भव्य टाइटल्स लेने शुरू किए कि इनको भी एक्सेप्टेंस मिल जाती है। फिर शक रूलर आते हैं, ये भी सेंट्रल एशिया से हैं, ये भी मलेच्छ हुए। तो इन सब का कारण ये था कि यहाँ के लोगों की एक्सेप्टेंस जीतो। भव्य मूर्तियाँ बनवा के, बड़े-बड़े जलाशय बनवा के, लोगों के लिए काम करके, ताकि यहाँ के लोगों का एक्सेप्टेंस मिल पाए, तभी तो आप रूल कर पाओगे। आप तलवार के ज़ोर पे ज़्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। यही चीज़ आप मुगल एम्पायर में देखोगे, बाबर ने तलवार के ज़ोर पे एम्पायर स्थापित किया। हुमायूँ का तो जीवन जो है वो अस्त-व्यस्तता में ही बीत जाता है। अकबर की जो प्राइमरी अकबर का जो प्राइमरी फ़ोकस था, वो ये था कि मुझे कैसे यहाँ की जनता का लोकल एक्सेप्टेंस में गैदर करना, क्योंकि इसी से मेरी जो आने वाली नस्लें हैं, वो 200 250 सालों तक रूल कर पाएँगी। और उसने ही सबसे बड़ा काम करके दिखाया। Hence, in order to gain the acceptance from the masses, they had to associate themselves to the deities कि हमें इंद्र ने भेजा, हम तो अग्नि के पुत्र हैं, हम तो भगवान के पुत्र हैं, हम तो हेवन से आए हैं। एक चाइनीज़ रूलर्स थे, चाइनीज़ रूलर्स अपने टाइटल लगाते थे सन ऑफ हेवन, कि वो स्वर्ग के पुत्र हैं। तो इस तरीके की चीज़ें एक्सेप्टेंस गेन करने के लिए ही की जाती थी। पोस्ट मॉडर्न एरा के बाद जो सबसे बड़ा एम्पायर उभर के आया नॉर्थ इंडिया की बात करें तो, वो था गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की बात कर ले तो इसकी फाउंडेशन रखते हैं श्रीगुप्त करके एक रूलर थे, उन्होंने रखा। और वो कुषाण एम्पायर में सेनापति वगैरह थे, कमांडर थे। फिर उन्होंने कुषाण एम्पायर के पतन के बाद अपना एक गुप्ता एम्पायर खड़ा किया। इट सक्सीडेड द कुषाण एम्पायर एंड इट वाज़ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर द मॉडर्न एम्पायर। तो जो फेमस रूलर्स हुए हैं गुप्ता एम्पायर के, एक तो आपके फाउंडर श्रीगुप्त हो गए, ठीक है? जिनका ज़िक्र इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो कि समुद्रगुप्त ने ही इंस्क्राइब करवाया था। समुद्रगुप्त का नाम बहुत ज़्यादा चलता है गुप्ता एम्पायर में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड जिनको कहते हैं, उनका भी नाम बहुत चलता है। कुमारगुप्त का नाम बहुत चलता है, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना भी करवाई थी। और इनके लड़के थे स्कंदगुप्त, जिनका भी नाम बहुत चलता है। इनका भी नाम गिरनार के रॉक इंस्क्रिप्शन में, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। गिरनार के रॉक इंस्क्रिप्शन में अशोका का भी ज़िक्र है, शक रूलर रुद्रदमन का भी ज़िक्र है, स्कंदगुप्त का भी ज़िक्र है। गिरनार बेसिकली लेक था जिसको मॉडर्न एम्पायर के ज़माने में बनाया गया था। सो दैट वाज़ द इंट्रो ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें किन किन सोर्सेज़ से पता चलता है? सबसे पहले तो लिटरेचर। अगर बात करें चंद्रगुप्त के ज़माने में, विक्रमादित्य के ज़माने में, जो चंद्रगुप्त सेकंड माने जाते हैं, उनके ज़माने में, समुद्रगुप्त के ज़माने में, तो बहुत बड़े-बड़े जो लिटरेट्योर हैं, वो आए थे। जैसे कालिदास हो गए, वारामिहिर हो गए, फिर मुद्रणाक्षस भी उसी ज़माने में लिखी जाती है। तो लिटरेचर एक बहुत अहम सोर्स है इस गुप्ता एम्पायर के बारे में जानने के लिए। फिर कुछ कॉइनेज हैं, जो गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इश्यू किए, उनसे पता चलता है। फिर इनके इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे एक इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, उससे भी पता चलता है। प्रशस्तियाँ हैं बहुत सारी, जो राजकवि अपने राजा की प्रशंसा में जो टेक्स्ट लिखते थे, कविताओं का संग्रह होता था, उसको प्रशस्ति कहते थे। तो इन सब से जो गुप्ता एम्पायर के रूलर्स हैं,
उनके बारे में हमें पता चलता है। जैसे अगर एक प्रशस्ति की बात करें, प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेन नाम के कवि ने लिखी थी और समुद्रगुप्त, ठीक है। बेसिकली प्रशस्ति में क्या होता था, राजाओं की बहुत बड़ाई की जाती थी। जैसे अगर आप इस सोर्स को पढ़ें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से समुद्रगुप्त की बड़ाई की जा रही है कि ही वाज़ विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन दिस अर्थ, कि इनका कोई दुश्मन नहीं है एंड इन्होंने सैकड़ों राजाओं को अपने काबिलियत के कारण अपना गुलाम बना लिया है। एंड ये ही इज़ द काउज़ ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड। ये जो अच्छे लोग वो हैं उनका भला करने वाले, जो बुरे लोग हैं, जो बुराई है उसका अंत करने वाले हैं। वन हुज़ टेंडर हार्ट कैन बी कैप्चर्ड ओनली बाय डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी। इनका दिल जो है कोई जीत सकता है केवल और केवल करुणा और दया के ज़रिए। ही इज़ पोजेस्ड ऑफ कंपैशन, ये जो है एकदम करुणा का भाव रखने वाले आदमी हैं। द गिवर ऑफ मेनी हंड्रेड थाउज़ेंड्स ऑफ काउज़, लाखों गायों के दान करने वाले आदमी। उस टाइम में वो दान जो है एक बहुत अहम रिचुअल माना जाता था। हिज़ माइंड हैज़ रिसीव्ड द सेरेमोनियल इनिशिएशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ माइज़रेबल, द पुअर, द फॉरलोड एंड द सफरिंग्स। जो ऐसे पिछड़े हुए लोग हैं, उनके भलाई के लिए काम करने वाले लोग हैं। ही इज़ रिस्प्लेंडेंट एंड एम्बॉडीड काइंडनेस टू द मैनकाइंड। एंड इसके बाद देखिए इनको किन किन देवताओं से कंपेयर किया जा रहा है। ही इज़ इक्वल टू कुबेर, ही इज़ इक्वल टू वरुण, ही इज़ इक्वल टू इंद्र, ही इज़ इक्वल टू यम। इन चारों पांचों देवताओं के साथ इनको कलेक्टिवली कंपेयर किया गया। तो प्रशस्ति लिखने का मकसद ही होता था कि अपनी राजा की इतनी बड़ाई कर दो, एंड ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एग्जैजरेटेड ही होंगी, ठीक है। इतनी बड़ाई कर दो कि आने वाली जनरेशन जब इनको पढ़े तो वो राजा की फैन हो जाए और उनके वंशजों को एक्सेप्ट करने लग जाए। सो दैट वाज़ बेसिकली द मेन मकसद, द मेन फोकस, द मेन रीज़न बिहाइंड राइटिंग दोज़ प्रशस्तीज़। अगर बात करें 4th सेंचुरी बीसी की, चाहे वो कुषाण एम्पायर की बात करें, चाहे वो गुप्ता एम्पायर की बात करें, तो एक बहुत अहम पॉलिटिकल चेंज हमें देखने को मिलता है, वो था सामंतवादी प्रथा का उभार। सामंतवादी प्रथा के बारे में आपने पहले कहीं सुना भी होगा। सामंतवादी प्रथा में क्या होता था, सामंत पहले थे कौन? सामंत होते थे रीजनल लॉर्ड्स, जो अपने इलाके के प्रभुत्वशाली लोग होते थे, जिनकी एक फॉलोइंग होती थी, उनके पास एक छोटी आर्मी होती थी। ये राजाओं को सपोर्ट कैसे करते थे? तो ये समय-समय पे अपने इलाके की फसल और करों का हिस्सा राजा को दे आते थे, अपनी आर्मी के साथ, राजाओं के साथ जंग में शामिल होते थे। तो ये सामंतों का काम था। अब सामंतों में क्या होता है, 4th सेंचुरी बीसी, 4th सेंचुरी सी के बाद इवन कुषाण एम्पायर में भी बहुत सारे राजा सामंतों पे डिपेंडेंट रहने लगे थे, क्योंकि उनकी जो अपनी आर्मी होती थी वो उतनी ज़्यादा कुशल नहीं होती थी और उन्होंने कोई प्रॉपर रेवेन्यू सोर्स बनाने के लिए मेहनत भी नहीं की होती थी। तो जो रीजनल लॉर्ड्स थे, जो सामंत थे, उनकी फसलों के हिस्से से उनकी कमाई हो जाती थी और उनकी आर्मी जो है अहम रोल प्ले करती थी किसी जंग को जीतने में। इसीलिए आप देखोगे कुषाण एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कौन बैठता है? गुप्ता एम्पायर के जो रूलर है श्रीगुप्त, वो बैठते हैं। श्रीगुप्त एक सावंत ही थे, एक वैसल ही थे। जैसे आपने अगर क्लास 11th की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो थर्ड ऑर्डर पढ़ा होगा। थ्री ऑर्डर में क्या था? वैसल्स के बारे में आप देखते हो, लॉर्ड्स के बारे में देखते हो, जो फ्यूडल सिस्टम था वो आ जाता। तो ये जो सामंतवादी प्रथा है, ये भारत में फ्यूडल सिस्टम का ही उदय है। ये राजा बहुत सारे फ्यूडल्स पे डिपेंडेंट रहने लगा। इसका असर क्या होगा कि राजा या उसके पुत्र जब भी कमज़ोर पड़ेंगे, तो जो सबसे शक्तिशाली फ्यूडल है, वो राजा बन जाएगा। जैसे कुषाण रूलर जब कमज़ोर पड़े होंगे, तो उसमें उनके जो सबसे शक्तिशाली फ्यूडल है, जो सबसे शक्तिशाली लॉर्ड है, वो आपके जो सबसे शक्तिशाली सामंत है, वो आपके श्रीगुप्त था ही। तो श्रीगुप्त ने क्या किया? गद्दी हथियानी। इस तरीके से जो है सामंतवादी प्रथा के कारण हमेशा राजा एंड उसके पुत्रों को डर रहता था कि कहीं हमारे सामंत हमसे गद्दी ना छीन। सो बाय द 4th सेंचुरी सी किंग्स स्टार्टेड डिपेंडिंग अपॉन द सामंतास। बहुत सारे अगर आप बात करें गुर्जर प्रतिहार की, गुप्ता की, कुषाण वंश की, इवन राष्ट्रकूटा के, साउथ इंडिया में तो बहुत सारे जो किंगडम्स थे या जो एम्पायर बने हुए, चोला एम्पायर भी एक सामंतों पे बेस्ड ही एम्पायर होता था। उसमें भी बहुत सारे चीफ्टेन्स होते थे जिनके मीटिंग्स के ज़रिए बड़े-बड़े फैसले लिए जाते थे। उनको आप नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके कोई फैसले नहीं ले सकते। और जब एक प्रॉपर मोनार्की होती है, जैसे हमने मॉडर्न एम्पायर में देखा या जब हम लोग देखते हैं रोमन एम्पायर के ज़माने में जब फ्यूडल सिस्टम नहीं था, तो वहाँ पे कंप्लीट मोनार्की थी। वहाँ पे राजा अपनी मर्ज़ी से फैसले लेता था, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। So that was the political importance and this rise of Samantas marked the beginning of feudalism in India. तो ये हमारा पोस्ट मॉडर्न एम्पायर एंड इस तरीके से हमारा जो 600 सी तक का पीरियड है, उसकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमने देख ली। हमने शुरुआत की थी महाजनपद से। महाजनपद में मोनार्की थी, गणसंघ था। फिर धीरे-धीरे मोनार्की आगे बढ़ती है, गणसंघ जो है वो खत्म हो गया। मोनार्की आगे बढ़ते-बढ़ते 2nd सेंचुरी सी, 3rd सेंचुरी सी के बाद सामंतों का वापस से उदय होना शुरू होता है। तो दैट वाज़ अ काइंड ऑफ फ्यूडलिज्म। और उसके बाद 600 सी के बाद सामंतों के बिना तो सत्ता चलाना लगभग मुश्किल था। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उन्होंने इक़्तिदारी सिस्टम शुरू किया, वो भी एक तरीके की सामंतवादी प्रथा ही है। अगर बात करें मुगल सल्तनत की तो उन्होंने फिर जागीरदारी प्रथा शुरू की थी। ब्रिटिशर्स ने भी सामंतों पे डिपेंडेंट, क्योंकि आपको लोकल लॉर्ड्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, अगर आप उतने शक्तिशाली नहीं थे। एंड उस ज़माने में कम्युनिकेशन बहुत धीरे-धीरे एडवांस हो गया था। जैसे मॉडर्न के ज़माने की बात करें, रोमन्स के ज़माने की बात करें, तो कम्युनिकेशन अगर उतना एडवांस नहीं था, तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कोई भी बहुत बड़ी बगावत ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा बड़े पैमाने तक नहीं फैलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1857 की जो बगावत है,
वो अगर 1757 में हुई होती 100 साल पहले, तो ये शायद इतनी ज़्यादा आगे नहीं फैलती, क्योंकि 1857 तक टेलीग्राफ्स आ चुके थे, तारों का चलन शुरू हो गया था। तो जो मैसेजेस थे, जो घटनाओं का कालक्रम था, वो सब लोगों को धीरे-धीरे पता चल रहा था। ये 1757 में पॉसिबल नहीं था। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, कम्युनिकेशन उतना ही एडवांस होता है और फिर आपको लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है चीज़ों के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द पोस्ट मॉडर्न एरा एंड द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। इसके जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उनको हमने देख लिया। अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएँगे, जिसमें पहले हम रूरल एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग अर्बन एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यू ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल्स लाइक सन ऑफ गॉड? किन्होंने सन ऑफ गॉड टाइप के टाइटल्स की उपाधि जो है वो धारित की थी? शक रूलर, गुप्ता रूलर, कुषाण रूलर्स या सातवाहन रूलर्स? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति वाज रिटन बाय डैश फॉर डैश, किसके द्वारा और किसके लिए लिखी गई थी? कालिदास ने लिखा था चंद्रगुप्त सेकंड के लिए, हरिशेन ने लिखा था बिंदुसार के लिए, बाणभट्ट ने लिखा था समुद्रगुप्त के लिए, या हरिशेन ने लिखा था समुद्रगुप्त के लिए? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रूरल पॉपुलेशन, जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की रूरल पॉपुलेशन थी वो कैसे रहती थी, उनका गुजर बसर कैसे होता था, उनके सोर्सेज को देखेंगे कि इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो जो रूरल पॉपुलेशन थी, सबसे पहले इनके बारे में जानने के लिए सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, क्योंकि राजा ऑब्वियसली, और जो रूरल पॉपुलेशन थी वो मेन सेंटर से दूर रहती थी। अगर बात करें पाटलिपुत्रा की या उज्जैनी की या सुवर्णगिरी की, तो जो गांव देहात थे इनसे बहुत दूर लोकेटेड होते थे। तो इनके बारे में कोई ज़्यादा स्क्रिप्शंस चर्चा नहीं करते, ठीक है। तो इनके बारे में हमें कुछ जो कहानियाँ उनसे पता चलता है, जैसे पंचतंत्र की कहानियों से पता चलता है, जातक की कहानियों से पता चलता है, जो बुद्धिज़्म पे बेस्ड है। इसके अलावा कुछ छोटे-छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं, लैंड ग्रांट्स के इंस्क्रिप्शन, जैसे किसी राजा ने किसी गाँव को दान में दे दिया किसी पुरोहित के लिए, किसी आचार्य को किसी गाँव को दान दान में दे दिया, तो वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे कि फलाने गाँव को हमने फलाने आदमी के अंदर कर दिया है, उसके अधीन कर दिया है, तो उससे उन गाँव एंड उनके लोगों के बारे में, वो क्या उगाते थे, क्या खाते थे, वो पता चलता था। तो लैंड ग्रांट्स की जो इंस्क्रिप्शन है वो अभी भी बहुत इनसिग्निफिकेंट है एज़ कम्पेयर टू पंचतंत्र एंड जातक टेल्स। अगर हमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में पता करना होता है, तो ये दोनों जो है पंचतंत्र और जातक की कथा, उनसे ही पता चलता है कि आखिर इनका नज़रिया कैसा था, कि इनके राजाओं के साथ कैसे रिलेशन होते थे। तो राजाओं के साथ रिलेशन की बात करें, तो जो अमूमन गाँव के लोग थे, गाँव के लोगों की बात करें, तो जो उस ज़माने में गाँव पे उतना फ़ोकस नहीं होता था, ठीक है। आप खुद ही सोचिए कि टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हुई नहीं है कि हम लोग एक ही टाइप का प्रशासन पूरे इलाके में फैला सकें, यूनिफ़ॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इतना आसान नहीं था उस टाइम में। तो राजाओं के साथ इनके हमेशा ही खट्टे-मीठे रिश्ते होते थे, क्योंकि जो राजा के ऑफिशियल्स हैं वो गाँव वालों को चूस-चूस के टैक्स वसूलते थे। अब गाँव वाले राजा तक अपनी बात पहुँचा नहीं सकते हैं, क्योंकि उतना जो है ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। तो वो बेचारे क्या करते थे, या तो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाएँगे टैक्स डिमांड को मीट करने के लिए, ये गाँव को छोड़ के जंगल में ही भाग जाते थे। तो एक टेल है, एक कहानी है गंदा तिंदु जाटका करके, जाटक का कहानियों का ये संग्रह है, उसका एक हिस्सा है गंदा तिंदु जाटका। तो गंदा तिंदु जाटका में ये कहता है कि राजा जो था एक बार इसी दौरान 600 बीसी से 600 सी में किसी वंश का राजा रहा होगा। तो वो एक बार जाता है अपने गाँव के जनता से मिलने और वेश बदल के जाता है। तो पता चलता है कि गाँव के लोग राजा को बहुत ज़्यादा हेट की नज़र से देखते हैं। कारण ये है कि गा राजा के जो ऑफ़िशियल्स हैं, जो कर अधिकारी हैं, वो इनसे बहुत खूब-चूस के पैसा लेते थे और ये अपनी बात राजाओं तक रख नहीं पाते हैं। तो इनके पास 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो रगड़ के खेती करो ताकि ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओ एंड उनकी टैक्स डिमांड्स को मीट कर पाओ, या जंगल में भाग जाओ, गाँव को छोड़ के। तो राजा को पता चला कि भाई जो मेरे ऑफ़िशियल्स हैं और जो मेरी इमेज है, बहुत गंदी इमेज बनी है। तो इस तरीके से रिलेशंस का पता लगा सकते हो। नाउ कमिंग टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मैंने कहा था ना कि टैक्स डिमांड को मीट करने का एक ये भी रास्ता होता था कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही बढ़ा दो। तो इसके कुछ-कुछ टी टूल होते थे, क्योंकि उस पूरे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में भी एग्रीकल्चर, और अभी भी एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन ही था उस समय पहले तक। अभी भी आई थिंक मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली। सो ड्यूरिंग द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो 3 तरीकों से बढ़ाया जाता है। पहला, प्लो एग्रीकल्चर करके, हल की खेती से। मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि आप किसी भी प्रकार की खेती करो, लेकिन हल की खेती सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके वही देगी। दूसरा, ट्रांसप्लांटेशन, ये खास करके जो पैडी क्रॉप्स है जैसे राइस वगैरह उनमें काम आता था। और तीसरा, आर्टिफिशियल इरिगेशन के ज़रिए, कि बारिश के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज़ होते थे, जिनसे हम लोग अपनी सिंचाई व्यवस्था मजबूत कर पाएँ। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें प्लो एग्रीकल्चर की, तो 600 बीसी के बाद क्या होता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी प्लो एग्रीकल्चर होता था। बट उस ज़माने में जो हल होते थे, उनकी टिप या तो कॉपर की बनी होती थी या लकड़ी की ही बनी रहती थी। अब आयरन टिप उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। हल जो है प्रॉपर लकड़ी की ही बनी होगी, बट उनकी जो नोक है वो लोहे की बनी। अब जब नोक लोहे की बनी है ना, तो आयरन की एफिशिएंसी ऑब्वियसली कॉपर से ज़्यादा होती है, लकड़ी से ज़्यादा होती है। तो प्लो एग्रीकल्चर क्या होगा, जब आयरन टिप्ड प्लो हम बनाने शुरू करेंगे, हल जिसमें कि नोक लोहे की हो, वो एफिशिएंसी बढ़ा देगी, सो दैट विल इंक्रीज़ एफिशिएंसी। एंड इसीलिए प्लो एग्रीकल्चर गैंगेटिक प्लेन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है 600 बीसी के बाद, जब आयरन टिप्ड प्लो बनने लगे तो।
लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग प्लो एग्रीकल्चर ही कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पे प्लो एग्रीकल्चर करना पॉसिबल ही नहीं है। या पंजाब, हरियाणा में जो कि गंगेटिक प्लेन से ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी वहाँ पे लोग अभी तक प्लो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे, दे वर यूजिंग दैट प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। जो सेमी सेमी एरिड रीजन है पंजाब का, सिंध का, वहाँ पे अभी भी प्लो एग्रीकल्चर फॉलो नहीं की जाती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 600 बीसी के लोग हैं, महाजनपद एरा के लोग, वो हड़प्पन एरा से कंप्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि हमने कालीबंगन में देखा था, वो राजस्थान में ही लोकेटेड था, वो भी सेमी एरिड रीजन था। वहाँ पे अगर हमें या मोहनजोदड़ो की बात करें, वहाँ पे अगर हमें हल के अवशेष मिल रहे थे, तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं हल का यूज़ कर रहे हैं, आज से हड़प्पन एरा से 1000-1500 साल बाद। तो इससे पता चलता है कि जो हड़प्पन एरा में लोग रहते थे, उनकी चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद विलुप्त ही हो गई। पंजाब के लोग भूल ही गए कि हमारे जो पूर्वज थे, जो आज से 1500-1800 साल पहले यहाँ रहते थे, वो हल की ही खेती करते थे, दे कंप्लीटली फॉरगॉट दैट। राजस्थान के लोग ये चीज़ भूल गए, सिंध के लोग ये चीज़ भूल गए। तो इससे एक डिफरेंशिएशन का पता चलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड अर्ली जो हिस्टोरिक पीरियड है उसमें। दूसरा जो टेक्नीक था वो था पैडी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता था कि आप जो सैपलिंग से पहले आप पौधा उगाते थे, छोटे पौधे, फिर उनको तोड़ के आप किसी ऐसी जगह पे उगाते थे, गाड़ देते थे जहाँ पे पानी की बहुत बहुतायत है। तो जो पैडी प्रोडक्शन है, ट्रांसप्लांटेशन टेक्नीक का इस्तेमाल वही हो सकता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अवेलेबल है, या तो बरसात का पानी अवेलेबल है, मानसून अच्छी खासी होती है, ग्राउंड वाटर वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन ये बहुत मेहनत का टास्क भी था। अभी भी जब आप ट्रांसप्लांटेशन देखोगे, आपने देखे होंगे कि खेत में लोग जो है, छोटे-छोटे पौधे सैपलिंग्स रोप रहे हैं, तो दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन। अमूमन ऐसे धान की खेती होती है। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग टास्क है। एक तो पहले आप बीज बोते हो, उसमें छोटे पौधे, फिर उसको उखाड़ के फिर उसको रोपना भी है। तो उसको ठंडे पानी में आप जो है वो खड़े रह के रोकते हो, दैट इज़ वेरी हार्ड वर्क टास्क। तो ये किसकी लिमिटेशन थी? फ्लो एग्रीकल्चर की भी अपनी लिमिटेशन की थी कि वो पूरी पैन इंडिया में वो फॉलो नहीं किया जाता। इवन थॉट इट वाज़ वेरी एफिशिएंट, बट पैन इंडिया में पीपल वर नॉट फॉलोइंग दैट। आर्टिफिशियल इरिगेशन की बात करें, तो लोग कुएँ के ज़रिए सिंचाई अपना मेंटेन करते थे, फिर टैंक्स बनवाते थे छोटे-छोटे। उसके अलावा कैनाल्स भी बड़े-बड़े बनवाए जाते थे। तो कैनाल्स जो या तो कम्युनिटीज़ मिल के बनवाती थी, ऐसे 2-3 गाँव के लोगों ने मिल के फंड रेज़ किया एंड देन कैनाल बनवा लिया। या जो बड़े इंडिविजुअल्स होते थे, बड़े सामंत हो गए या राजा हो गए, वो कभी-कभी कैनाल्स बनवा दिया करते थे ताकि लोगों के लिए जो है सहूलियत हो जाए खेती करने में। सोशल डिफरेंसेस की बात करें, रूरल सोसाइटी में जब खेती होती है या जब पशुचारण होता है, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली तो होगा नहीं, कि हमने 100 टन अनाज प्रोड्यूस किया है और गाँव में 100 लोग हैं तो सबको 1-1 टन जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, उसके पास ज़्यादा पैसा जाएगा, जिसने ज़्यादा मेहनत की है, उसके पास ज़्यादा अनाज जाएगा। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज़ द मेन रीज़न बिहाइंड सोशल डिफरेंशिएशन। जो सोशल डिफरेंसेस थे उनका मेन कारण ही ये था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज़ एंड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज़। सोशल डिफरेंसेस की बात करें तो हमें इसका प्रमाण मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी और तमिल टेक्स्ट में भी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है कि जो सोसाइटी थी, रूरल सोसाइटी, वो 3 कैटेगरी में बटी हुई। पहली कैटेगरी थी जो बड़े लैंड होल्डर्स थे, लार्ज लैंड होल्डर्स जो बहुत बड़े-बड़े ज़मीनों के मालिक थे उनकी। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें थी बट थोड़ी-सी ज़मीनें होती थी। और तीसरी कैटेगरी लैंडलेस लेबर्स जिनके पास ज़मीनें थी ही नहीं। वो या तो इनके यहाँ काम करेंगे या तो इनके यहाँ काम करेंगे। तो जो ये पहले 2 कैटेगरी के लोग हैं ना, लैंड होल्डर्स या स्मॉल पीजेंट्स, उनको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहा गया है गृहपति। गृहपति मतलब ओनर ऑफ रिसोर्सेज़, या अगर हाउसहोल्ड के संदर्भ में बात करें, किसी फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो गृहपति मतलब उस फैमिली का मुखिया। अमूमन जो गृहपति है वो मेल ही बनते थे क्योंकि तब तक जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेंट हो चुकी थी। इसके अलावा अगर तमिल टेक्स्ट की बात करें, जो साउथ इंडिया में रूरल सोसाइटी थी उसमें कैसा सोशल डिफरेंशिएशन था, तो उसमें भी वैसा ही था। पहले हिस्से में आते थे, पहले लेयर में आते थे वेलाला जो बड़े-बड़े लैंड ओनर्स थे। दूसरे हिस्से में आते थे उज़ावा जो इनके पास ज़मीनें होती थी बट छोटी ज़मीनें होती थी, थोड़ी ज़मीनें होती थी। और तीसरी कैटेगरी में आते थे अदीमी। अदीमी जो थे जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, दूसरे के यहाँ गुलामों के तौर पे काम करते थे। दे वर आल्सो काइंड ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। तो इस तरीके से जो रूरल पॉपुलेशन है, उसके बीच सोशल डिफरेंसेस थे, उनका गुज़र-बसर होता था। अब कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं एंड ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, इनके होने के पीछे लैंड ग्रांट्स का बहुत बड़ा रोल है। हमने किसी एक आदमी को पकड़ लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाँव में 100 लोग हैं, उसमें से एक आदमी को हमने पकड़ लिया, उसको उस पूरे गाँव का मुखिया बना दिया। तो अब वो आदमी जो कि आज से पहले तक बाकी आदमियों की तरह ही था, वो अब उनका सरदार बन जाएगा। इस तरीके से एक अनइवन सोसाइटी बनती थी। तो लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़े उससे पहले 2 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज़ यूज्ड फॉर स्लेव्स इन एंशिएंट तमिल सोसाइटी? एंशिएंट तमिल सोसाइटी में स्लेव्स के लिए कौन-सा टर्म यूज़ किया जाता था? उज़ावार, गृहपति, वेलालार या आदिमई? नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधा तेंदु टेल्स जो है वो किस टेक्स्ट का पार्ट है? अभी-अभी मैंने इसके बारे में बात की है। इसमें एक राजा का ज़िक्र है। क्या ये संगम टेक्स्ट का पार्ट है, जातक कथाओं का पार्ट है, पंचतंत्र टेल्स का पार्ट है या ननॉम जीवक किसी और टेक्स्ट का पार्ट? नाउ कमिंग टू द लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट बेसिकली होते क्या थे? लैंड ग्रांट होता यही था कि हमने एक आदमी को पकड़ लिया। अमूमन वो आदमी जो होता था वो ब्राह्मण होता था, बहुत बड़ा स्कॉलर होता था और उसको हमने 1-2 गाँव, 3 गाँव
दान में दे दिए। अब वो उस गाँव का मालिक हो गया। उसे क्या करना है कि उसे उस गाँव में टैक्स कलेक्ट करके कुछ हिस्सा अपने पास रखना है, कुछ हिस्सा मुझे देना है। कभी-कभी तो एक ख़ास प्रकार की लैंड ग्रांट होती थी अग्रहारा। उसमें मैंने अगर उसको अग्रहारा के तहत ज़मीन दी है तो उसको तो टैक्स का हिस्सा भी मुझे नहीं देना, वही सारा रख ले। तो इस तरीके से लैंड ग्रांट किए दिए जाते थे, ज़मीनें जो है लोगों को दान में दी जाती थी। अब इतनी ज़मीनें लोगों को आखिर दान में देते क्यों थे? और देंगे कौन? ऑब्वियसली राजा ही देंगे। तो राजा या रजवाड़े जो थे वो इतनी ज़मीनें लोगों को दान में क्यों देते थे? व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? उन सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लैंड ग्रांट्स के सोर्सेज़ हमें क्या-क्या हैं, प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहला है स्टोन इंस्क्रिप्शंस। जब राजा या कोई रानी लैंड ग्रांट्स देती थी, तो वो एक इंस्क्रिप्शन लिखवाती थी कि मैंने इस गाँव को फलाने आदमी के नाम कर दिया है, तो उससे भी पता चलता है। फिर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी लोग इश्यू करते थे, उनसे भी चीज़ें पता चलती है। ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं लैंड ग्रांट्स के वो संस्कृत के हैं, इससे पता ये चलता है। और उसके बाद जो वो आपके इंस्क्रिप्शंस हैं वो या तो तमिल के हैं या तेलुगु में हैं, ज़्यादातर संस्कृत के हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांट्स वेर इश्यूड आफ्टर 4th सेंचुरी बीसी, क्योंकि 4th सेंचुरी बीसी के बाद ही संस्कृत जो है वो कॉमन लोगों की लैंग्वेज बन पाई थी। उससे पहले तक ये एलीट की लैंग्वेज थी। तो अगर इंस्क्रिप्शन संस्कृत में इश्यू हो रहा है दैट मीन्स लोग संस्कृत पढ़ पा रहे हैं। और इसका ये तभी पॉसिबल हो पाया जब संस्कृत वाइडली बोली जाने लगी। तो 4th सेंचुरी बीसी के बाद ही, सॉरी 4th सेंचुरी बीसी नहीं, 4th सेंचुरी सी के बाद ही लैंड ग्रांट्स ज़्यादा पॉपुलर हुए। आप देखेंगे गुप्ता के राज में या कुषाणों के इलाके में या हर्षवर्धन के ज़माने में, फिर साउथ इंडिया में भी लैंड ग्रांट्स बहुतायत में दिए जा रहे हैं। दीज़ इंस्क्रिप्शंस आल्सो गिव अस, एंड ये जो लैंड ग्रांट्स के इंस्क्रिप्शन है उनसे हमें ये भी पता चलता है कि लोगों का स्टेट से किस तरीके का संबंध है। स्टेट मतलब साम्राज्य से किस तरीके का संबंध है। लैंड ग्रांट्स के फीचर की अगर बात करें, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं बाय द वे। तो लैंड ग्रांट्स जो है वो राजा देते थे और ये 2 पैरामीटर पे डिफर कर सकते थे। डिफर मतलब फ़र्क इनमें किया जा सकता था। एक तो साइज़ के आधार पे हो सकता है, मुझे 100 एकड़ की ज़मीन दी गई है तो किसी और को 200 एकड़ की ज़मीनें दी होगी। और दूसरा राइट्स के आधार पे कि आपको जो ज़मीन दी गई है उस पे आपका अधिकार कैसा है, ठीक है? तो कभी-कभी जैसे मैंने बताया ना कि ऐसा अधिकार होता था कि आपको ज़मीनें हमने दी है और उसकी वजह से जो टैक्स का हिस्सा, टैक्स आप कलेक्ट करोगे उसका एक हिस्सा आप राजा को दे दो और फिर कुछ आप अपने पास रख लो। कभी-कभी ये भी हक दिए जाते थे कि आप जो भी टैक्स कलेक्ट करो उसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप ही रख लो। सो ये राइट्स के बेसिस पे भी लैंड ग्रांट्स डिफर करते थे। जिस आदमी को लैंड दिया जाता था वो लॉर्ड कहलाता था, ठीक है? उनका सरदार बन जाता था और उस पूरे इलाके के लोगों को ये ऑर्डर दिया जाता था राजा की तरफ से कि आप जो है इस लॉर्ड की बात मानेंगे। यू हैव टू ओबे दिस लॉर्ड एंड यू हैव टू लिव ओबेइंग हिम। आपको उसके शासन के अंदर ही रहना है। ये लैंड ग्रांट्स आके रिसीव कौन करता था? देते तो राजा थे बट मिलता किन्हें था? तो ब्राह्मणों को मिलता था क्योंकि ये आचार्य होते थे, इन्होंने समाज के लिए काम किया होता था, पढ़ाते थे ये। और इनका कारण ये भी होता था कि ब्राह्मणों को देके राजा ये भी दिखाना चाहते थे कि हम लोग कितनी इज़्ज़त करते हैं अपने स्कॉलर्स की, अपने साधु सन्यासियों की। दूसरा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह मंदिरों को दान में दे दिया और मंदिर जो है वो श्रद्धा का केंद्र होते थे, तो जब भी आप मंदिरों को दान में देते हो ज़मीन, तो आप जनता की नज़र में हीरो बन जाते हो कि हमारा राजा देखो कितना दयालु है, इतना धार्मिक है कि मंदिरों के लिए इतना सोचता है, हमारे भगवान के लिए इतना सोचता है। तीसरा सामंतों को दिया जाता था। अब सामंतों को क्यों दिया जाएगा? ऑब्वियसली इनको खुश करने के लिए, क्योंकि इससे तो डर हमेशा बना रहता है। तो लैंड ग्रांट्स दिए क्यों जाते थे उसके भी अलग-अलग कारण हैं। मैंने तो पहले बता दिया। पहला तो होता था कि आपको एग्रीकल्चर अगर बढ़वाना है किसी इलाके में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि कुछ इलाके में एग्रीकल्चर अभी पोटेंशियल के अनुसार नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो उसको किसी के अंदर लैंड ग्रांट में दे दो, मतलब कि उस पूरे इलाके की ज़मीन हमने किसी एक आदमी को दे दी। अब वो एक आदमी चूँकि उसकी ज़मीन अब हो चुकी है, तो वो पूरी कोशिश करेगा उस इलाके में एग्रीकल्चर अच्छे से करवाने की। एक तरीका ये होता था, एक कारण ये होता था। दूसरा टू विन एलाइज़, जब कभी आपके जो सामंत हैं वो लगे कि आपसे बगावत करना चाहते हैं, उनको कुछ ज़मीनें दे दो, अब वो शांत बैठेंगे। उसके बाद तो प्रोजेक्ट किंग्स है सुपर ह्यूमन। जब आप कभी ब्राह्मणों को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ज़मीनें दान में देते थे, तो आपकी एक सुपर ह्यूमन की इमेज बनती थी, कि हमारा राजा बहुत बड़े दयालु हैं और बहुत मतलब एक ईश्वरीय आदमी हमें मिला है, जो इतना दयालु है, जो ज़मीनें अपनी ज़मीनें 100-100 एकड़, 200 एकड़ की ज़मीनें जो है ऐसे ही दान में दे जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जब राजाओं को लगता था कि हमारी शक्तियों का ह्रास हो रहा है या हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ये चीज़ जनता को पता ना चले, ठीक है? तो इसको ढकने के लिए भी वो लैंड ग्रांट दिया करते थे। ये हम जनता को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ताकत नहीं है, तो हम बहुत सारी ज़मीनें किसी एक आदमी को दे देते हैं। इससे पता चलेगा कि हमारे पास कितनी ताकत है कि हम अभी भी ज़मीनें बाँट सकते हैं। तो इट वाज़ ऑल्सो टू शोकेस द पावर, शोकेस द फेक पावर, फ़ियर के चलते, डर के चलते। तो ये जो 2-3 कारण थे, वो लैंड ग्रांट के होते थे। जब भी लैंड ग्रांट से रिलेटेड सवाल आए, तो आप एक-एक चीज़ लिखना। पहले आप सोर्सेज़ के बारे में लिखना, फिर आप लैंड ग्रांट्स के फीचर लिखना, कौन रिसीव करता था वो लिखना और ये हेडिंग्स के साथ लिखना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर लैंड ग्रांट्स क्यों दिए जाते थे, ये सारे रीज़न्स लिख देना। उसके बाद एक सोशल एस्पेक्ट है कि क्या महिलाएँ लैंड ग्रांट्स देती थी। तो जो संस्कृत टेक्स्ट है जिसमें लैंड ग्रांट्स का ज़िक्र है, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति वगैरह,
उसमें कहा गया है कि महिलाएँ कोई इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं रख सकती किसी लैंड रिसोर्सेज़ पे, उनके पास अपनी इंडिपेंडेंट ज़मीन नहीं हो सकती। तो अगर उनके पास इंडिपेंडेंट ज़मीन है ही नहीं तो वो तो दान में दे नहीं सकती हैं। सो वुमेन कुड नॉट हैव गिवन लैंड ग्रांट्स, बट एक एक्सेप्शन है। प्रभावती गुप्त करके एक रूलर आती हैं वाकाटका डायनेस्टी की, उन्होंने बहुत सारे लैंड ग्रांट्स दिए हैं और एक लैंड ग्रांट के ऊपर तो सोर्स भी है। ये प्रभावती गुप्त ने ये इंस्क्राइब करवाया था, उसमें ये क्या कह रही है सुनिए। प्रभावती गुप्त कमांड्स ग्राम कुटुंब विनाश, मतलब जो लोग हैं जो गाँव में रह रहे हैं उनको ये प्रभावती गुप्त कमांड देती है, आदेश देती है। बी इट नोन टू यू दैट ऑन द 12th लूनर डे ऑफ ब्राइट ऑफ कार्तिका, कार्तिक मास के 12वें दिन जो है मैंने इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर रिलीजियस मेरिट, अपने धार्मिक पुण्यों को बढ़ाने के लिए इस गांव को आचार्य चरण स्वामी को दे दिया है। चरण स्वामी कोई ब्राह्मण रहे होंगे, ऑब्वियसली ब्राह्मणों को ही लैंड ग्रांट अमूमन इंडिविजुअल किसी को दिया जाता था, तो या तो ब्राह्मणों को दिया जाता था या सामंतों को दिया था। तो चरण स्वामी को मैंने ये गांव दान में दे दिया है और आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप लोग अब उनके आज्ञा का पालन करेंगे। अब हम उन पे क्या-क्या उनको राइट्स देते हैं वो देखिए। वी कॉन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एग्जम्पशंस टिपिकल ऑफ अग्रहारा। अग्रहारा की तरह ही हम उन्हें कुछ-कुछ रियायत दे रहे हैं। जैसे इस गाँव में सोल्जर्स और पुलिसमैन कभी आ नहीं पाएँगे। इनसे घास नहीं लिया जाएगा, इनसे चारकोल नहीं लिया जाएगा, घोड़ों के लिए जो ज़ीन बनाई जाती थी वो भी नहीं ली जाएगी। फिर इनसे जो लिकर शराब बनाने के लिए सामान लिए जाते वो भी नहीं लिए जाएँगे, सामान भी नहीं सॉल्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लिए जाते हैं वो भी नहीं लिए जाएँगे। ट्री वगैरह या मिल्क, फ्लावर, फूल, शहद वगैरह ये सब कुछ भी नहीं लिए जाएँगे, सब इन्हीं का रहेगा। और ये जो चार्टर है, जो अभिलेख है वो 13th रेनल ईयर यानी कि जो प्रभावती गुप्त का 13वां शासनकाल वर्ष रहा होगा, उसमें इश्यू किया गया था। इसको चक्रदास नाम के आदमी ने इनके लिए मतलब लिखा है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रभावती गुप्त एक ऐसी महिला रही हैं हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की, जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे, विज़िबल तौर पे शासन की थी। आप देख सकते हैं इसका कारण ये है कि प्रभावती गुप्त एक तो पहले ही बहुत बड़ी डायनेस्टी से आती हैं, चंद्रगुप्त सेकंड की ये पुत्री हैं, ठीक है? तो उनकी बेटी गुप्ता अम्पायर की प्रिंसेस है और इनकी शादी होती है वाकाटका डायनेस्टी में, वो भी बहुत बड़ा अम्पायर था। वो महाराष्ट्र के इलाके में रूल करते थे, मध्य प्रदेश के इलाके में। तो ये जो वाकाटका लोग थे, प्रभावती गुप्त की शादी होती है शायद रुद्र सिंह नाम के राजा से, उनकी डेथ हो जाती है पहले, समय से पहले। और बच्चा बहुत छोटा होता है, माइनर होता है। तो उनके भी यहाँ पे प्रभावती गुप्त ने बहुत सालों तक शासन किया था, जब तक वो बच्चा मेजर नहीं हो गया। तो इस दौरान इन्होंने ये सारे लैंड ग्रांट्स दिए होंगे और ये जो 13वां शासनकाल लिखा गया है, ये कोई ऐसा इनको शौकिया तौर पे गद्दी नहीं दी गई थी, मजबूरी में इन्होंने जो है, वो गद्दी पे कदम रखा था। सो दैट वाज़ बेसिकली द केस विद प्रभावती गुप्त। इनके बारे में 2-3 चीज़ें जान लें कि भाई किस डायनेस्टी से बिलॉन्ग करती थी, किसमें ब्याही गई थी और फिर शी वाज़ द ओनली वुमन आई थिंक जिनका ज़िक्र है, जिन्होंने लैंड ग्रांट दिया है। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द लैंड ग्रांट्स और इस तरीके से सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होते थे रूरल सोसाइटी में। जब हमें किसी एक आदमी के हिस्से में बहुत ज़मीनें दे दी है, तो ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल बन जाए। यहाँ तक हमारी रूरल पॉपुलेशन की कहानी रही, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अर्बन पॉपुलेशन की तरफ देखते हैं। नाउ अगर बात करते हैं अर्बनाइज़ेशन की, तो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में जो नए-नए शहर उभर के सामने आ रहे थे, वो सेकंड अर्बनाइज़ेशन का फ़ेज़ माना गया है क्योंकि इससे पहले अर्बनाइज़ेशन केवल और केवल हड़प्पन एरा में देखने को मिली है। उसके बाद वैदिक पीरियड कंप्लीटली एक रूरल सिविलाइज़ेशन था एंड देन व्हेन अर्बनाइज़ेशन हैपेंड, इट हैपेंड इन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो जो नए शहर आ रहे थे, या तो वो कैपिटल होते थे महाजनपदों के या बड़े-बड़े ट्रेड सेंटर्स होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाटलिपुत्र की बात करें, दैट वाज़ द कैपिटल। मथुरा कैपिटल भी थी सुरसेन महाजनपद की और इसके साथ एक बहुत अहम ट्रेड सेंटर भी था। पूहर कैपिटल नहीं था बट एक बहुत अहम ट्रेड सेंटर था, एक कोस्टल सिटी थी। तो ये बहुत फेमस शहर थे और इनको सेकंड अर्बनाइजेशन इस फेज़ को इसीलिए कहते हैं बिकॉज़ इससे पहले केवल हड़प्पन एरा में ही हमें पहला अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स है, मैंने सोचा इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ। पाटलिपुत्र की हिस्ट्री से रिलेटेड है कि पाटलिपुत्र जो शुरुआत में 600 बीसी के बाद धीरे-धीरे एक पाटलिग्राम के तौर पे शुरू हुआ एंड देन 400 बीसी में ही इसको कैपिटल बनाते हैं मगध की। उसके बाद इसका हाल ये हो गया था, जब ये गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होता है, उसके बाद वही संघ जब आते हैं, जो 7th सेंचुरी में आते हैं, हर्षवर्धन के ज़माने में, वो ये कहते हैं कि ये जो शहर था पूरी तरीके से वीरान हो गया था। ये पूरी तरीके से खाली हो चुका था एंड जब वो आते हैं तो यहाँ बहुत कम आबादी रह रही है। और उससे पहले ये क्या था, एक बहुत भव्य कैपिटल था। मौर्यन एम्पायर की कैपिटल रही, शुंग एम्पायर की कैपिटल रही, कण्व लोगों की कैपिटल रही, फिर गुप्ता एम्पायर की कैपिटल रही। सो इट हैड अ वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री बट इसका अंत जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हुआ। हालाँकि आज जो है पाटलिपुत्र वो पटना के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अगेन द कैपिटल ऑफ बिहार। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो शहरों में या तो एलीट्स रहते थे, जो राजा हो गए, अधिकारी हो गए, जो ब्राह्मण हो गए, जो बड़े-बड़े राजगुरु हो गए, रिलीजियस टीचर्स वगैरह, या तो उन सब की ज़रूरत पूरी करने वाले लोग जैसे क्राफ्ट्समैन हो गए। अब राजाओं की ज़रूरत क्या है? तलवार बनाना, तो लोहार रहेंगे, सुनार रहेंगे, अलग-अलग शिल्पकार रहेंगे, ठीक है? स्क्राइब्स वगैरह रहेंगे जो अकाउंट्स लिखते हैं, तो ये सब रहते थे। अगर बात करें
पॉटर्स भी रहते थे, पॉटरी की भी ज़रूरत पड़ती थी, गोल्ड स्मिथ भी रहते थे, मर्केंट्स भी रहते थे, वीवर्स बुनकर जो कपड़े वगैरह बनाते थे वो भी रहते थे, ब्लैक स्मिथ वगैरह ये सारे लोग रहते थे। मतलब पहला रूलिंग एलीट्स एंड उसके बाद इनकी ज़रूरतों को पूरे करने वाले सारे लोग। अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो 2 सोर्सेज़ हैं, पहला तो वोटिव इंस्क्रिप्शन है। वोटिव इंस्क्रिप्शन एक ऐसा इंस्क्रिप्शन होता था जिसको ऑर्डिनरी लोग इश्यू करवाते थे। कब करवाते थे? जब कभी मंदिर में दान दे दिया तो अपने नाम के तहत लिख दिया कि फलाने डेट को फलाने आदमी मतलब मैंने इस मंदिर में इतना रुपया ये चीज़ दान दी है। सो दैट वाज़ अ वोटिव इंस्क्रिप्शन, ये एक सोर्स है। दूसरा आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो क्राफ्ट्स हैं, जो पॉटरी है। हालाँकि हड़प्पन एरा के जितने क्राफ्ट्स और पॉटरी हमारे पास अवेलेबल हैं, उतना अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के पॉटरी या क्राफ्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाए क्योंकि हम उन रीजन्स की खुदाई नहीं कर सकते अभी, जहाँ पे महाजनपद या उनके कैपिटल्स वगैरह थे क्योंकि वो सभी अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। मगध की बात करें बहुत पॉपुलेटेड है, यूपी में बहुत सारे आपके महाजनपद थे, वो भी बहुत पॉपुलेटेड है। वहीं पे अगर आप हड़प्पन एरा की बात करोगे तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब ना वीरान हो चुके थे, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है? ऑलरेडी रेगिस्तान में था, तो यहाँ पे खुदाई करके चीज़ें निकालनी ज़्यादा आसान। सो दैट वाज़ द सोर्सेज़ टू नो अबाउट अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन क्राफ्ट में क्या-क्या आता था? एक ख़ास प्रकार का ना काले बर्तन आते थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये एलीट्स यूज़ करते थे। ब्लैक पॉलिश्ड ब्लैक कलर के रंगों से कोटिंग उनकी चढ़ा दी जाती थी। फिर ऑर्नामेंट्स होते थे तरह-तरह के, फिर अलग-अलग वेपन्स होते थे आयरन के, बर्तन होते थे, वेसल्स होते थे। मटेरियल्स कौन-कौन सा यूज़ किया जाता था? तो जो सारे मटेरियल्स आपने हड़प्पा में देखे थे, वो तो यूज़ किए ही जा रहे होंगे। इसके अलावा आइवरी का चलन शुरू हो जाता है। हाथी के दाँत से बहुत सारे आभूषण बनाए जाते थे। फिर ग्लास का चलन शुरू हो जाता है, शिल टेराकोटा वगैरह तो हड़प्पा में भी थे। आयरन का चलन शुरू हो जाता है, आयरन हड़प्पा में नहीं था। और वैदिक पीरियड में तो चूँकि अर्बन सिविलाइजेशन थी ही नहीं, तो इतने क्राफ्ट्स वगैरह का हमें कोई ज़िक्र मिलता नहीं है। फिर चूँकि इतने सारे मटेरियल्स हैं, फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए इतने रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, फिर इतने क्राफ्ट को बनाया जाएगा तो इनको सही दाम पे बेचा जा सके। ये सब इंश्योर करने का काम था श्रेणीज़ का। श्रेणी मतलब एक ऑर्गनाइज़ेशन या एक गिल्ड टाइप का संगठन कहते हैं। तो जो मर्केंट्स वगैरह होते थे, जो क्राफ्ट्समैन होते थे, शिल्पकार वगैरह होते थे, उनकी अपनी-अपनी श्रेणी होती थी। इनका काम क्या होता था? काम ये होता था कि पहला आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करवा दो, जितने भी शिल्पकार वगैरह हैं, वो आसानी से रॉ मटेरियल प्राप्त कर सके, पहला काम ये। दूसरा, अब जब सामान बन गए हैं तो उनका प्रोडक्शन में रेगुलेट करो ताकि दाम बहुत ज़्यादा ना भाग जाए, ठीक है? लोग जमाखोरी ना करने लग जाएँ। और तीसरा, जब सामान बन गए तो इनकी बिक्री में, इनकी मार्केटिंग में मदद करो। तो ये जो श्रेणी है, इनके बारे में भी हमें पता चलता है वोटिव इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि कई बार बहुत सारे जो संगठन थे, वो भी मंदिरों में या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में दान देके अपने वोटिव इंस्क्रिप्शंस इश्यू करवाते। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। अर्बन पॉपुलेशन से जुड़ा एक और टॉपिक है ट्रेड, उसको देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एशियन सिटीज़ वाज़ अ पोर्ट सिटी? इनमें से कौन एक पोर्ट सिटी था, कोस्टल सिटी था? उज्जैनी, सुवर्णगिरी, पूहर या बोथ बी एंड सी? सुवर्णगिरी या पूहर दोनों अगर है तो ऑप्शन डी शुड बी योर आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वोटिव इंस्क्रिप्शंस वर इशूड बाय किंग्स ओनली। ट्रेडी जो है वो रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट में प्राप्त करने में बहुत मदद करते थे। प्रभावती गुप्त जो है वो सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जस्ट वांट टू सी कि कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये आपकी एंगेजमेंट और आपकी सीरियसनेस का नमूना है। नाउ कमिंग टू द ट्रेड इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेड होता किन रास्तों से था। तो 2 प्रकार के रास्ते होते थे, एक तो मरीन रूट होता था और एक लैंड रूट होता था। मरीन रूट की बात करें तो उसमें 3 तरीके के रास्ते थे। एक तो रेड सी के थ्रू होता था, ये आप देख रहे हैं रेड सी, ठीक है? ऐसे ही आप यूरोप जा सकते थे। एक होता था पर्शियन गल्फ के ज़रिए, जिससे आप वेस्ट एशिया एंड अल्टीमेटली यूरोप को कनेक्ट कर पाते थे। रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों ही वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता था और यूरोप को, ठीक है? इसके अलावा तीसरा जो रास्ता था दैट वाज़ फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया भी पहुँच रहे हैं लोग, ठीक है? एंड देन इसके थ्रू चाइना भी जा रहा है। तो चाइना पहुँचने का भी रास्ता जो है चाइना, बर्मा एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह आते हैं, वो बे ऑफ बंगाल के ज़रिए होता था। तो मतलब इसका ये है कि हम लोग मरीन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा करते थे। इसके अलावा जो लैंड रूट था, वो भी था, दैट वाज़ कनेक्टेड थ्रू द सिल्क रूट। अगर आप देखेंगे, तो 2 रास्ते जाते हैं, एक उत्तर पथ और दक्षिण पथ है और ये इस रास्ते से, ये जो मेन रास्ता है सिल्क रूट करके, इससे मिलना और ये जाता कहाँ तक? ये इस्तांबुल तक जाता, ठीक है? तो इससे मिल गए तो हम सेंट्रल एशिया भी टच कर पा रहे हैं, हम लोग ईरान भी टच कर पा रहे हैं, हम लोग तुर्की भी टच कर पा रहे हैं और अल्टीमेटली हम लोग यूरोप ही पहुँच जाएँगे। तो दैट वाज़ द लैंड रूट। अगर बात करें रेड सी की, तो रेड सी का बड़ा महत्व था क्योंकि रेड सी के ज़रिए ना डायरेक्ट सामान जो है, इंडियन सामान, ये यूरोप जा सकते थे। अगर आप पर्शियन गल्फ की देखोगे तो फिर वहाँ पे, यहाँ पे पर्शियन गल्फ खत्म होता है, फिर आपको यहाँ से चलना पड़ेगा एंड देन लैंड रूट के थ्रू वेस्ट एशिया, यूरोप जाना पड़ेगा। तो लैंड रूट से ज़्यादा आसान पड़ता था मरीन रूट, इसमें टाइम भी कम लगता था, हालाँकि रिस्क ज़्यादा मरीन ट्रेड में ही था। इसीलिए प्रॉफ़िट भी इसमें ज़्यादा था क्योंकि आप जल्दी सामान पहुँचा पाते थे और ज़्यादा सामान पहुँचा पाते थे। क्योंकि मरीन ट्रेड में जहाज़ों के ज़रिए सामान जाते थे और इसमें तो बुलक कार्ट वगैरह, तो कितने ही सामान आप जा ले जा पाओगे।
और इसमें रिस्क ये था कि अगर लैंड रूट के ज़रिए जा रहे हो तो डकैत वगैरह लूट सकते हैं, और मरीन रूट के ज़रिए जा रहे हो तो उस टाइम में तो उतनी पायरेसी नहीं होती थी, जो पेरेट्स वगैरह होते थे वो तो नहीं थे, बल्कि तूफ़ानों का खतरा होता। तो एक बार आपने उसको क्रैक करना सीख लिया, देन तो यू आर ओनली प्रॉफिटेबल इन ट्रेड। तो रेड सी था, उसका बड़ा महत्व था यूरोपियन लिटरेचर में बात करें, क्योंकि रेड सी के ज़रिए बहुत सारे इंडियन सामान डायरेक्ट यूरोप जा पाते थे। तो रेड सी को एक ख़ास नाम से, एक पेरिप्लस नाम का एक नाम की किताब है जिसका एक सोर्स में ज़िक्र है, उसमें रेड सी को इरिथ्रियन सी नाम से रेफ़र किया गया। तो ये भी एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। इरिथ्रियन सी वाज़ द नेम फॉर रेड सी। एजियन सी एक नाम था, वो नाम था शायद ब्लैक सी के लिए यूज़ किया जाता था। तो ब्लैक सी कनेक्टेड बेसिकली टर्की एंड यूरोप। ट्रेड रूट से बात करें, ट्रेड रूट में मैंने आपको बताया था कि जो मरीन ट्रेड था, बहुत सक्सेसफुल होता था अगर आपने रिस्क ले लिया तो, एंड प्रॉफिटेबल भी हुआ था। तो किसी खास कम्युनिटी के जो ट्रेडर्स थे ना, वो केवल मरीन ट्रेड ही करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 कम्युनिटी थी, जैसे मसत्तुवान करके एक कम्युनिटी तमिल टेक्स्ट में बताई गई है, या प्राकृत टेक्स्ट में सतवाहा, एसेटीज़, जो ये दोनों साउथ इंडिया की कम्युनिटी होती थी। तो ये सब क्या करते थे, मरीन ट्रेड में लगे रहते थे, और इनके पास बहुत पैसा होता था। क्योंकि मैंने बताया ना कि मरीन ट्रेड में आप बहुत सामान एक साथ ले जा सकते हो। रिस्क केवल एक है, समंदर का रिस्क। अगर आपने उसको क्रैक कर लिया, देन तो यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स ओनली। लैंड रूट में रिस्क बहुत ज़्यादा है, घोड़े बीच में मर सकते हैं, फिर डकैतों का आक्रमण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और लैंड रूट में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो ट्रेडर्स, मरीन ट्रेड वाज़ हाइली रिस्की बट हाइली प्रॉफिटेबल आल्सो। एंड 2-3 कम्युनिटी थी, बहुत ज़्यादा पैसा बनाती थी मरीन ट्रेड के ज़रिए, मसत्तुवान, सेठी, सतवाहस। तो जब भी ट्रेड रूट से रिलेटेड सवाल आए, अल्टीमेटली सवाल ऐसे आते हैं कि ट्रेड जो है, एक स्टेटमेंट आपको दे देंगे कि ट्रेड इन सबकॉन्टिनेंट, मतलब 6th सेंचुरी बीसी में, जो 6th सेंचुरी बीसी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में ट्रेड एक बहुत अहम रोल प्ले करता था, इसको आप एक्सप्लेन करो। तो उसमें आप पूरे के पूरे ट्रेड सिस्टम को बताना, पहले रूट के बारे में बताना, फिर ट्रेडर्स कौन-कौन थे ये बताना, फिर कौन-कौन सी कमोडिटी ट्रेड की जाती थी वो बताना। जैसे इंडिया से एक्सपोर्ट में ज़्यादातर मसाले जाते थे, फिर हाथी ताज जाते थे, क्योंकि हाथी का उत्पादन, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो इंडिया में ज़्यादा होता था। सिल्क इंडिया के बहुत पॉपुलर थी, यहाँ के जो पत्थर थे, खास करके मोतिया, वो बहुत पॉपुलर थे, डायमंड्स बहुत पॉपुलर थे। स्पाइसेस तो एक्सट्रीमली पॉपुलर, अगर रोमन एम्पायर की बात करें तो ब्लैक पेपर वाज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर, काली मिर्च को काला सोना भी कहते थे। कारण ये था कि यूरोप के जो इलाके हैं, वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। तो काली मिर्च एक तो मसाले के ज़रिए स्वाद एनहांस तो करती है, उसके अलावा ठंड जहाँ पड़ती है ना, वहाँ पे खेती तो उतनी होती नहीं है। तो वो लोग एनिमल प्रोडक्ट पे, यानी कि मांस वगैरह पे ही निर्भर रहे। इनको ज़्यादा समय तक रखने के लिए काली मिर्च एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करती है। उस टाइम में रेफ्रिजरेशन की टेक्नीक आई नहीं थी, तो काली मिर्च की बहुत डिमांड होती थी। तो रोमन एम्पायर में ब्लैक पेपर तो इट वाज़ हेवीली डिमांडेड। और हम लोग बाहर से क्या मँगाते थे? कॉपर, जो कि हमेशा से हमारे पास स्कार्सिटी में ही रहा है। टिन मँगाते थे, लीड मँगाते थे, क्रूड ग्लास वगैरह बनाते थे, और इससे हम लोग फिर फिनिश्ड गुड बना के वापस उन्हीं को बेचा करते थे। तो जो हमारा ट्रेड होता था वो हाईली सरप्लस ट्रेड हम लोग करते थे। जितना एक्सपोर्ट करते थे उससे बहुत कम हम लोग इम्पोर्ट करते थे। और ये चीज़ आप देखोगे ब्रिटिश एम्पायर में चेंज हो गई। हम लोग ज़्यादा इम्पोर्ट करने लगे और कम एक्सपोर्ट करने लगे। और जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो, मतलब बाहर सामान आपके ज़्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है, तो क्या होता है, आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं। मतलब आप इम्पोर्ट कम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर पेइंग लेस। एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, दैट मीन्स यू आर गेनिंग मोर। तो व्हेन यू आर गेनिंग मोर, तो पैसे आते हैं, बुलियंस आते हैं। तो इसीलिए वो 1000, 1200, 1500 सालों तक लगातार बुलियंस जो है वो इंडिया और चाइना में, उसमें भी स्पेसिफिकली इंडिया में कलेक्टेड होता रहा। तो इसको इसीलिए कहते थे सोने की चिड़िया। दैट वाज़ बेसिकली द रीज़न बिहाइंड दिस। नाउ कमिंग टू द एक्सचेंज एंड कॉइनेज, अगर ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो ऐसा बार्टर सिस्टम तो होगा नहीं कि हमने आपको सामान दिया तो आप भी बदले में हमें सामान दो। कॉइन्स वगैरह चलन में आ चुके थे। कॉइन्स की नीड होती थी बेसिकली गुड्स के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने में, ताकि एक बेहतर जो है सौदा हो सके। तो अलग-अलग टाइप के कॉइन्स चलन में आता है। सबसे पहले पंच मार्क कॉइन्स आए, जो महाजनपद के era में इश्यू किए गए। मॉडर्न एम्पायर्स ने भी पंच मार्क कॉइन्स इश्यू किए। पंच मार्क कॉइन्स मतलब ये एक सिक्का होता था, जो कि आपका किसका बना होता था, कॉपर या सिल्वर का बना होता था। उसमें अलग-अलग आकृतियाँ ना उकेरी जाती थी, ठीक है? दबाव डाल के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैल की आकृति है, ये उकेरी गई है, यहाँ पे चाँद की आकृति है, ये उकेरी गई है। सो दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ प्रेशर। प्रेशर के ज़रिए जो ये आकृति उकेरी जाती थी। तो ये महाजनपद के era में और मौर्यन एम्पायर के era में इश्यू किए जाते थे। आप जब भी कॉइनेज से रिलेटेड आंसर लिखेंगे, तो उसमें कौन से एम्पायर ने किस टाइप के कॉइन्स इश्यू किए, उसकी एक प्रॉपर हेडिंग बना के ज़रूर लिखना। जैसा मैं इस पीपीटी में आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद महाजनपद और मौर्यन एम्पायर के बाद इंडो ग्रीक्स आते हैं, जो शक एम्पायर थे वो आते हैं। तो इन्होंने ऐसे कॉइन्स इश्यू किए जिसमें एम्पेरर की छवि भी बनी होती थी और उसका नाम भी होता था। देखो ये नाम है, और ये नाम ग्रीक में भी होते थे, और यहाँ की लोकल खारोष्ठी स्क्रिप्ट में भी लिखे जाते थे। इससे हमें खारोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में बहुत मदद मिली है। इंडो ग्रीक कॉइन्स वर द फर्स्ट टू मेंशन द नेम एंड द इमेज ऑफ रूलर। एंड उसके बाद जितने भी कॉइन इश्यू किए गए, अमूमन उसमें राजा का नाम और राजा की इमेज होती ही थी। क्वालिटी में फ़र्क हो सकता था कि वो कॉइन कॉपर की जगह सिल्वर के बने हो, सिल्वर की जगह गोल्ड के बने हो। गोल्ड कॉइन की अगर बात करें तो कुषाण वर द फर्स्ट इन इंडिया टू इश्यू द गोल्ड कॉइन्स। और इसमें भी आप देखोगे वो इंडो ग्रीक का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे रूलर की इमेज है एंड देन उसका नाम यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद हमारे एंड इसके कॉइन्स बहुत वाइडली आपको मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में भी कुशानों के कॉइन मिलेंगे, फिर मथुरा में भी मिलेंगे, यूरोप में भी मिलेंगे और इसी तरीके से रोमन कॉइन्स बहुत सारे हमें साउथ इंडिया में मिलते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया से ही मसाले वगैरह ज़्यादातर जाते थे और जिनकी डिमांड रोमन एम्पायर में ज़्यादा। तो ये हमारे कॉइन्स यूरोप में मिलना, यूरोपियन कॉइन्स हमारे यहाँ मिलना, ये इस बात का सूचक है कि हमारा आपस में एक बहुत गहरा ट्रेड कनेक्शन था। ओके, नाउ कमिंग टू द सब कुछ रीजनल कॉइन्स भी इशू किए गए, जो कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स थी पंजाब, हरियाणा की, उन्होंने कॉइन्स इशू किए। ये कुछ कॉपर, ब्रॉन्ज और प्लेटिन के बने होते थे। इसमें भी आप देखोगे वही इंडो ग्रीक का पैटर्न चला ही आ रहा है। तो रूलर की इमेज है और उसका नाम है, जो उनकी अपनी स्क्रिप्ट होगी उसमें है। उसके बाद गुप्ता आते हैं। गुप्ताज़ ने गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए एंड उनके कॉइन्स सबसे प्योरेस्ट माने जाते हैं। इसमें भी आप देखोगे रूलर का नाम भी है और इमेज भी है। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट द कॉइनेज इश्यूड फ्रॉम 600 बीसी टू 600 सी। गुप्ता के ज़माने के बाद जो है फिर अगेन बहुत बड़ा एम्पायर कोलैप्स करेगा। फिर पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया एंड उसके बाद फिर धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें खत्म होती जाती है। एंड देन फिर इन्वेडर्स आते हैं एंड हिस्ट्री जो है वो एक अलग मोड़ लेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द कॉइन्स एंड कॉइनेज। कॉइनेज से रिलेटेड सवाल जब भी आए, स्टार्ट विथ नीड फॉर कॉइनेज, क्यों ज़रूरी था? उसके बाद अलग-अलग ज़माने में अलग-अलग लोगों ने किस प्रकार के कॉइन्स इश्यू किए। महाजनपद के ज़माने में किस प्रकार के कॉइन इश्यू हुए, फिर इंडो ग्रीक्स ने कैसे कॉइन इश्यू किए, कुषाणों ने कैसे कॉइन इश्यू किए, युदेयाज़ ने कैसे कॉइन इश्यू किए। एंड कॉइनेज की जो डिक्लाइनेशन होती है वो आखिर क्यों हमें देखने को मिलती है कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद के कॉइन्स हमें बहुत कम मिलते हैं। चाहे रोमन कॉइन्स की बात करें, वो भी मिलने खत्म हो गए थे। गोल्ड कॉइन्स, यहीं के गोल्ड कॉइन्स जो गुप्ता वगैरह के एरा में शुरू हुए थे, वो मिलने खत्म हो गए थे। तो इसका कारण बेसिकली ये है कि कहते हैं कि हो सकता है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर चूँकि उस टाइम तक डिक्लाइन हो चुका था और अरब इन्वेडर्स उसको कॉन्कर करने में लगे हुए थे। तो अब ट्रेड शायद कम हो गया होगा यहाँ के और यूरोपियंस के बीच में। तो एक कारण ये है कि उनके कॉइन्स हमारे पास कम मिलते हैं। दूसरा कारण ये है कि अब शायद नए टाउन्स या नए ट्रेड रूट्स डेवलप हो चुके होंगे। तो ये जो साउथ इंडिया में आपको कॉइन्स मिल रहे थे वो ना मिले हों, क्योंकि वो अब नए टाउन या नए ट्रेड रूट पे नहीं पड़ते हों। तीसरा कारण ये बताया जाता है कि ज़्यादातर कॉइन शायद सर्कुलेशन में रहे होंगे, क्योंकि अभी जो कॉइन हमें मिलते हैं वो सब ज़मीन के अंदर दफ़न है। तो ज़मीन के अंदर वही कॉइन्स दफ़न होंगे जिनको डेलिबरेटली स्टोर करके रखा गया होगा होर्ड्स में, ठीक है? ताकि फ्यूचर में वो काम आ सके। तो हो सकता है कि वो सारे कॉइन्स अब होर्ड्स में ना रख के सर्कुलेशन में हो, तो अगर मनी सप्लाई में होंगे तो हो सकता है वो समय के साथ-साथ विलुप्त हो चुके होंगे। सो दैट वाज़ दैट दीज़ आर सम ऑफ द रीज़न्स कि क्यों जो एंशिएंट कॉइनेज है, चाहे वो यूरोपियन कॉइन्स हो या हमारे गुप्ता कॉइन्स हो एंड उसके बाद के कॉइनेज में हमें डिक्लाइनेशन या सबूतों में, प्रमाणों में हमें पतन देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है। अब कॉइनेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सी वाज़ कॉल्ड एज़ इरीथ्रियन सी इन द ग्रीक टेक्स्ट? मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, अरेबियन सी या पर्शियन गल्फ? आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। देन द नेक्स्ट एमसीक्यू, हू इश्यूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? गुप्ता, मौर्यंस, सतवाना या कुषाण रूलर्स? किन्होंने पहला गोल्ड कॉइन इश्यू किया था? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं। जितनी भी चीज़ें हमने देखी है, चाहे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, मौर्यन एम्पायर महाजनपद से लेके गुप्ता एम्पायर तक, या अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पता करना हो, रूरल पॉपुलेशन के बारे में पता चलना करना हो, ये सारी चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं हो पाती अगर हमने इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर करना ना सीखा होता। और सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन हमने डिसाइफर किया था इस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का, वो किया था अशोका के इंस्क्रिप्शन। और वहीं से हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता चला। फिर जो उसके बाद के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो धीरे-धीरे डिसाइफर होते गए। अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें 2 स्क्रिप्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, ब्राह्मी और खारोष्ठी। उसमें भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज़ मोस्टली यूज़्ड, क्योंकि ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है अशोका की वो प्राकृत लैंग्वेज में है और ज़्यादातर प्राकृत जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज़ वेरी वास्टली यूज़्ड। देन कमिंग टू कैसे हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, तो रास्ता ये बना कि ज़्यादातर जो आप देखोगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज़ हैं, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से उनकी स्क्रिप्ट डिराइव्ड हुई है। उन मॉडर्न लैंग्वेजेज़ के विद्वान को जेम्स प्रिंसेप साहब, जिन्होंने पहली बार इसको डिस्कवर किया था, डिसाइफर करने की कोशिश की है, वो बिठाते हैं और उनकी मदद से फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया जाता है, पता किया जाता है कि भाई इसको पढ़ते कैसे। उसके बाद खारोष्ठी स्क्रिप्ट आता है। खारोष्ठी स्क्रिप्ट ज़्यादातर जो नॉर्थ वेस्ट के इंस्क्रिप्शन है अशोका के, उनमें यूज़ किया गया। जो पंजाब के इंस्क्रिप्शन हो गए, बलूचिस्तान के, जो अफ़गानिस्तान के इंस्क्रिप्शन हो गए, उनमें। और बाहर जगह आप देखोगे तो खारोष्ठी स्क्रिप्ट के साथ, जैसे अफ़गानिस्तान के इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन में ग्रीक स्क्रिप्ट भी यूज़्ड है और खारोष्ठी स्क्रिप्ट भी यूज़ है। वहाँ से हमने ग्रीक और खारोष्ठी स्क्रिप्ट को कंपेयर किया, क्योंकि ग्रीक ऑलरेडी लोग जानते थे, ग्रीक लैंग्वेज तभी भी पॉपुलर थी, चलन में थी। तो ग्रीक से खारोष्ठी स्क्रिप्ट को इस तरीके से डिसाइफर किया। एक ज़रिया बना इंडो ग्रीक कॉइन्स। इसमें हमने देखा था कि जो राजा के नाम थे, वो ग्रीक टेक्स्ट में भी आते थे और जो खारोष्ठी टेक्स्ट है उसमें भी आते थे। इस तरीके से हमने कंपेयर करना शुरू किया कि ओके, जैसे मिनेंद्र नाम का कोई राजा था, एक ग्रीक राजा था और उसका कुछ नाम खारोष्ठी में कुछ ऐसे लिखा होगा, ठीक है? तो इससे ये पता चलता है कि एम ऐसे लिखाता होगा, ई ऐसे लिखाता होगा, तो ऐसे करके एक-एक लेटर को मैच करके पूरे के पूरे टेक्स्ट को पढ़ा रहता। एक सोर्स इंडो ग्रीक कॉइन बना और एक सोर्स बना अशोका का, जो सबसे नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड अफ़गानिस्तान में लोकेटेड इंस्क्रिप्शन है वो।
क्योंकि उसमें जो टेक्स्ट उसने फारसी स्क्रिप्ट में इंस्क्राइब करवाया था, वही टेक्स्ट ग्रीक में भी इंस्क्राइब करवाया और वही टेक्स्ट अरमियाक में भी करवाया। तो दैट वाज़ सिंगल स्क्रिप्ट, जिसमें सिंगल इंस्क्रिप्शन, जिसमें 3 स्क्रिप्ट एक साथ यूज़्ड है। इस तरीके से खारोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को हमने डिसाइफर किया। केवल इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर कर लेना काफ़ी नहीं था, क्योंकि इसके बाद भी और मुश्किलें आती हैं। इसके लिए अशोका के इंस्क्रिप्शन को थोड़ा डीप में समझने की ज़रूरत होगी। इसमें किस तरीके के पिलर एडिक्ट्स, पिलर इंस्क्रिप्शन, मेजर माइनर एडिक्ट्स आते थे, वो सब तो हमने देख लिया। क्या मैसेज होता था, वो भी देख लिया। अब इसकी टेक्निकैलिटीज़ पे बात करते हैं कि आखिर इसको डिसाइफर किया कैसे गया, इसके मतलब को हम लोग कैसे जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है कि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में मिला, वो अशोका के इंस्क्रिप्शन से ही मिला है। और अशोका के इंस्क्रिप्शन में बहुत कम ही इंस्क्रिप्शन में अशोका नाम का ज़िक्र है। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में अशोका के टाइटल का ज़िक्र मिलता है कि इस इंस्क्रिप्शन को देवनाम पीए ने इश्यू किया है। इस इंस्क्रिप्शन को पियदस्सी नाम के किसी रूलर ने वो किया है, इश्यू किया है। तो जब पहली बार इन्होंने इसको डिसाइफर किया होगा खारोष्टी स्क्रिप्ट को या ब्राह्मी वगैरह को, तो जेम्स प्रिंसप या जो भी स्कॉलर थे उनके ग्रुप में, उनके सामने अलग-अलग इंस्क्रिप्शन आए होंगे जो अलग-अलग रूलर ने इश्यू किया। एक इंस्क्रिप्शन देवनाम पीए नाम के एक रूलर ने इश्यू किया, एक पियदस्सी नाम के एक रूलर ने इश्यू किया, एक अशोका नाम के एक रूलर ने इश्यू किया। बाद में पता चला कि ये सारे इंस्क्रिप्शन एक ही रूलर ने इश्यू किया जिसका नाम था अशोक। और ये चीज़ पता कैसे चली? क्योंकि उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग सेम थी, उसमें मैसेज धमकाई था, यूनिफ़ॉर्मिटी ऑफ मैसेज और पैलियोग्राफी के ज़रिए। पैलियोग्राफी एक टेक्नीक है, जिसके ज़रिए हम लोग अक्षरों की हिस्ट्री का पता करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ए आज के ज़माने में ऐसे लिखी जाती है। आज से 100 साल बाद या 500 साल बाद ए हो सकता है ऐसे लिखी जाने लगे, ठीक है? तो जब कभी हमारे वंशजों के पास आज से जो 1500 साल बाद आएँगे धरती पे, उनको जब कभी भी एक टेक्स्ट मिलेगा जिसमें ए ऐसे लिखा गया होगा, तो वो लैंग्वेज की हिस्ट्री को पता करके ये जान पाएँगे, ये कंक्लूड कर पाएँगे कि ये जो टेक्स्ट है, ये 1800 से 2000 एडी के आसपास का है, क्योंकि उस ज़माने में ए ऐसे लिखा था। पैलियोग्राफी इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग। इसमें जो अक्षर होते हैं उनकी स्टडी होती है और उन अक्षरों की लिखावट के स्टाइल से ये पता किया जाता है, ये टेक्स्ट कितना पुराना है। क्योंकि जैसे क की ही बात करें, हिंदी टेक्स्ट है, देवनागरी टेक्स्ट है क, ये अभी क ऐसे लिखा जा रहा हो सकता है कि आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले जब देवनागरी स्क्रिप्ट संस्कृत में यूज़ की जाती थी, तो क ऐसे ना लिखा जाता। तो क मान लेते ऐसे लिखा जाता, ठीक है? या ऐसे लिखा जाता, ठीक है? तो जब भी हम ऐसा वाला क देखेंगे तो हमें पैलियोग्राफिस्ट ये बता देंगे कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये अभी का नहीं है, ये आज से 300 साल पुराना है, फलाने पीरियड का है, क्योंकि उस टाइम में ऐसा क लिखा। तो पैलियोग्राफी के आधार पे, स्टाइल ऑफ राइटिंग के आधार पे, मैसेज की यूनिफ़ॉर्मिटी के आधार पे ये पता चल पाया, ये सारे एक ही रूलर ने इश्यू कराए हैं एंड देवनाम-पीए और पियदस्सी अशोका का ही टाइटल। देवनाम-पीए का मतलब होता है ऐसा आदमी जो देवताओं का प्रिय हो, और पियदस्सी मतलब प्लीज़ेंट टू बिहोल्ड, मतलब ऐसा आदमी जिसको देखने में मज़ा आए, जो देखने में सुंदर हो, आकर्षक हो। कहते हैं कि अशोका को अपने फिज़िकल अपीयरेंस को लेके इनसिक्योरिटी थी, इसीलिए इन्होंने शायद इस तरीके के टाइटल्स अडॉप्ट किए थे। नहीं तो बाकी जो रूलर्स थे वो तो बहुत ग्लोरियस टाइटल अडॉप्ट करते थे, थोड़े से मैनली, थोड़े से मैस्कुलिन टाइटल्स अडॉप्ट करते थे। इन्होंने थोड़े से श्रृंगार रस वाले टाइटल अडॉप्ट किए। तो इसका तर्क ये देते हैं हिस्टोरियंस कि शायद इनको फिजिकल अपीयरेंस में कुछ इनसिक्योरिटी वगैरह थी। अब अशोका की इंस्क्रिप्शन की स्क्रिप्ट को हमने डिसाइफर कर लिया। ये भी पता चल गया कि देवनाम पीए नाम से जो इंस्क्रिप्शन है या पियदस्सी नाम से जो इंस्क्रिप्शन है या अशोका नाम से जो इंस्क्रिप्शन है, सब एक ही आदमी ने इश्यू किया। क्या तब भी इतना आसान होता था इंस्क्रिप्शन पढ़ के समझना? बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि अगर आप इंस्क्रिप्शन देखेंगे, तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी चीज़ इंस्क्रिप्शन में लिखी गई है, उसको आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेना है। हो सकता है राजा ने, क्योंकि राजा के ऑर्डर पे ही इश्यू किया गया है, तो राजा जो चीज़ें चाहता होगा वही लिखवाता है उसमें। हर कोई तो गांधी जी नहीं हो सकता कि अपनी ऑटोबायोग्राफी ऐसे ही लिखे जिसमें अपने कमियों को भी उजागर कर दे। तो ये एग्ज़ैजरेटेड भी होते थे कई बार, ठीक है? हर बार ये सत्य नहीं होते थे। और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, वो आपको ऐड करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस सोर्स को देखो, तो ये एक इंस्क्रिप्शन है, जिसमें अशोक अपने पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, कलिंग जीतने के बाद जो नरसंहार हुआ था उसकी पीड़ा को। तो यहाँ पे आप जब पढ़ोगे ना इस सोर्स को, तो आपको पता चलेगा ब्रैकेट में बहुत सारे वर्ड्स लिखे गए। हिम, कंट्री ऑफ द, विद द कंट्री ऑफ, ये सारे जो ब्रेसेस में वर्ड्स हैं, ये जो इंस्क्रिप्शन पढ़ने वाले लोग होते हैं, ये खुद से डालते हैं ताकि इसका मतलब समझ आ पाए। उस कॉन्टेक्स्ट को समझ के इन इंस्क्रिप्शन में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको पढ़ो, व्हेन द किंग देवनापियदस्सी हैड बीन रूलिंग फॉर द 8 ईयर्स, द कलिंगास, यानी कि द कंट्री ऑफ कलिंगास, प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा। द कंट्री ऑफ कलिंगा, कलिंग कहाँ है, तो ये भी इन्होंने ऐड किया एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, वाज़ कॉन्कर्ड बाय। अब कॉन्कर्ड बाय तक ही लिखा हुआ है, उसमें हिम इन्होंने डाला, जो इंस्क्रिप्शन पढ़ने वाले लोग थे, क्योंकि हिम मतलब यहाँ पे अशोका है। तो इस तरीके के एडिशनल इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको डालने पड़ते हैं ताकि इंस्क्रिप्शन समझा जा सके। फिर आपको कॉन्टेक्स्ट भी एनालाइज़ करना होता है, ठीक है? ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसा आप देखोगे ये पीड़ा वाला जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, ये कलिंग से नहीं मिलता। ऑब्वियसली ये मिलना तो कलिंग से चाहिए था, क्योंकि कलिंग के लोगों का खून बहाया गया है। तो अगर कलिंग में ये डिस्क्रिप्शन लिखवाया गया होता, वहाँ से मिलता, तो पता चलता कि
वहाँ की जनता के लिए मैसेज देना चाहते हैं शो कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ आपके नरसंहार को लेके। ये मैं कलिंग में नहीं मिलता, ये कहीं और मिलता है, बहुत दूर जाके मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि राजा शायद अपने किसी दूसरे इलाके में किए गए नरसंहार की पीड़ा किसी और इलाके के लोगों को बता के सिम्पैथी गेन करना चाह रहा है। क्योंकि कलीन के लोग तो उनको सिम्पैथी देने से रहे। अब पहले आप करोड़ों लोगों को मार दोगे, फिर कहोगे कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इस तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट भी एनालाइज़ करना है। अगर राजा पीड़ा व्यक्त करना चाह रहा है, तो क्या वो शर्मिंदा है, एक्चुअल में शर्मिंदा है? अगर वो एक्चुअल में शर्मिंदा होता, तो हो सकता है ये इंस्क्रिप्शन हमें कलिंग में भी मिलता है ऐसा कुछ। तो ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही, तो आपको कॉशन रखना पड़ता है। आपको यू हैव टू हैव एनालिटिकल माइंड व्हाइल डिसाइफरिंग एंड व्हाइल इंटरप्रेटिंग द इंस्क्रिप्शंस। क्योंकि इंस्क्रिप्शंस के अपने-अपने लिमिटेशंस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ें लिखी गई है, सारी चीज़ें आपके लिए सत्य हैं। तो 2 प्रकार के लिमिटेशंस माने गए हैं। पहला तो टेक्निकल लिमिटेशन है और दूसरा फंडामेंटल है। टेक्निकल लिमिटेशन में और इस ये सवाल बहुत आता है। लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जब भी सवाल आए, आप ऐसे 2 फ्लो चार्ट बनाएँ और 2 हेडिंग लगाएँ, टेक्निकल लिमिटेशन एंड फंडामेंटल लिमिटेशन। टेक्निकल लिमिटेशन में ऐसे लिमिटेशंस आता है जिसमें मान लेते हैं कि आपको एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें कि ऐसे लेटर्स हैं जो पेंटली इंग्रेव्ड है, आपको पता नहीं चल पा रहा क्या लिखा। तो उससे आपको दिक्कत आएगी उसको इंटरप्रेट करने में। फिर ऐसे इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे जो डैमेज्ड हैं, जो टूटे-फूटे हैं या कहीं पे लेटर्स मिसिंग है, कहीं पे कोई वर्ड ही पूरा का पूरा मिसिंग है। फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये एक लिमिटेशन है। या कहीं पे वेग मीनिंग होती है, स्पेसिफिक मीनिंग होती है। स्पेसिफिक मीनिंग वाला इंस्क्रिप्शन मैंने पीछे में लिखा था। स्पेसिंग मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई कर सकते थे। हर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। या वेग मीनिंग मतलब आप इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, बट पता नहीं चल पा रहा कि क्या लिखा है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। तो ये कुछ टेक्निकल लिमिटेशन है। फिर कुछ फंडामेंटल लिमिटेशन होते थे एंड टेक्निकल लिमिटेशन में ये भी कि नॉट ऑल द इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैव बीन डिसिफर्ड। सारे इंस्क्रिप्शंस हमारे पास तो एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, एक राइटर रमेश त्रिपाठी, उन्होंने कहा था कि लाखों की संख्या में हमारे पास पांडुलिपियाँ मौजूद हैं, इंस्क्रिप्शंस मौजूद है, बट उनमें से 10% 5% इंस्क्रिप्शंस या पांडुलिपियों का ही डिसाइफर अभी तक उनका किया गया है, ट्रांसलेशन उनका हुआ है। तो लॉट ऑफ एंशिएंट नॉलेज इज स्टिल स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। वो दिमाग खा रही है, लोग इनको ट्रांसलेट करके पढ़ने को तैयार नहीं है। दुर्भाग्य है ये। उसके बाद फंडामेंटल लिमिटेशन की बात करें तो एक फंडामेंटल लिमिटेशन ये था कि चूँकि ये इंस्क्रिप्शंस राजा वगैरह इश्यू करते थे, तो वो अपना नज़रिया जो है लोगों के सामने रखते थे। अब लोगों के लिए हो सकता है बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो जिनको वो रिकॉर्ड नहीं करते। अब राजा के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि हमने फलाने जगह इतने लोगों को मार दिया, हमने फलाना महल बनवा दिया, हमने धम्म को प्रीच करवा दिया। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ऑर्डिनरी लोगों का नज़रिया था, उनका पर्सपेक्टिव था पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके, वो तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो आप क्या एक आदमी के नज़रिए से ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट को रिकॉर्ड करोगे, एनालाइज़ करोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। सो इट इग्नोर्स मेनी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट। जैसे लोग जो है किस तरीके के फेस्टिवल्स मनाते हैं। राजा ने फेस्टिवल कैसे मनाया, कितना भव्य आयोजन किया, वो तो आपको पता चलेगा। बट ऑर्डिनरी लोग या जंगल में रहने वाली जो जनजातियाँ थी, वो किस तरीके से किसी फेस्टिवल को मनाते थे या उनके यहाँ जब बच्चा होता था तो किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करते थे। ये सारी चीज़ें आपको इंस्क्रिप्शंस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंस्क्रिप्शन इश्यू कौन कराता था? बड़े लोग कराते थे, एलीट्स करवाते थे। तो वो तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे नहीं। उसके अलावा इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन्स हू कमीशन्ड देम। जिन्होंने कमीशन करवाया था, जिन्होंने इसको बनवाया था, उनकी पर्सपेक्टिव को ही रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए कई बार जो ऑर्डिनरी लोगों की चीज़ें हैं, वो इंस्क्रिप्शन में इग्नोर कर दी जाती हैं। तो अगर हम लोग इंस्क्रिप्शंस के द्वारा हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि इसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं है और जो भी रिकॉर्ड है उसमें सारी चीज़ें सत्य नहीं हैं। तो हमें और भी सोर्स है जैसे लिटरेचर हो गया या स्कल्पचर वगैरह हो गया, इन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इसमें हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लिया, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के, इकोनॉमिक हिस्ट्री को देख लिया, फिर इसको जानने के लिए कैसे हमने इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया था वो भी समझ लिया। अब आपका काम ये है कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। उसके अलावा जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताओ, फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे दो एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि ऐसे ही वन शॉट्स और भी आप रेगुलरली देख पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।